तो भाई अब गेम बड़ा सॉर्टेड है, अब आपको कोई भी कुछ भी परेशान नहीं कर सकता, आगे की लाइफ आपकी बहुत स्मूथ जाने वाली है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दोनों ही, दीज बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव है पर नेट रोटेशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड योर रैस्मिक मिक्सचर। अब देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स, स्पेशल मॉलिक्यूल्स, जहां पे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं विदाउट कायरल सेंटर्स, तो वो हमारे सामने अनसिमेट्रिकल, और ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, तो जितने कायरल सेंटर है उसको लिखा करो n। दिस एंगल, जैसे यहां पे कितना एंगल आ रहा है, 60 डिग्री का आ रहा है, इसको बोला जाता है डाइहेड्रल एंगल। दिस इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। ये फ्लिप करती है तो ट्विस्ट बोट हो जाता है, ट्विस्ट बोट फ्लिप करता है तो बॉट बनता है, बॉट से फिर ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट से फिर हाफ चेयर, हाफ चेयर से दोबारा चेयर। सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चल रहा है लोग? दिस इज निखिल सर, और आज हम लोग लेके आए माइंड मैप्स के अंदर आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो उम्मीद करते हैं इससे पहले के माइंड मैप्स आप लोगों ने कवर कर लिए हैं। हमें जो रिक्वायर्ड है एज ऑफ नाउ, इट इज नोमेनक्लेचर एज वेल एज योर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। से पहले एक आइसोमेरिज्म वाला पार्ट हुआ था, ज्योमेट्रिकल और स्ट्रक्चरल, वो अगर आपने कर लिया है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी जाने वाली है। बाकी जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स की अभी हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा जो कि हर माइंड मैप से पहले मैं बोलता हूं कि माइंड मैप सिर्फ तभी लगाने का बेनिफिट होता है जब आपने एक बार पूरा चैप्टर पढ़ रखा है। अगर आपने एक भी बार चैप्टर नहीं पढ़ रखा और डायरेक्ट यहां से शुरू कर रहे हो तो काफी दर्दनाक हो जाएगा, चीजें काफी हद तक समझ नहीं आएंगी। तो इसलिए ज्यादा बेटर होता है कि इनको एज रिवीजन लेक्चर्स की तरह ज्यादा ट्रीट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने के लिए, तो यार इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सिमेट्री एलिमेंट्स। जब तक आपको सिमेट्री एलिमेंट्स का आइडिया नहीं है तब तक हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ढंग से समझ ही नहीं पाएंगे। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सिमेट्री एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा। हमारी जिंदगी में होते बहुत सारे हैं लेकिन काम के हमारे लिए दो ही हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये दोनों के ऊपर ही हमारा पूरा आइसोमेरिज्म का गेम बसा हुआ है, तो हम लोग उसी तरह से इसे इंटरप्रेट भी करेंगे। पहले एक एक करके समझते हैं व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर मैं प्लेन नाम से ही बता रहा है, एक ऐसा प्लेन, सिमेट्री का मतलब जो सिमेट्रिकल हो, जो दोनों तरफ से बराबर चीजें दिखे। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को बीच से काटता हुआ प्लेन, आई थिंक तुम्हें दिख रहा है, ये प्लेन एकदम से बीच में से काट रहा है, तो बीच से काटता हुआ प्लेन जिसके दोनों तरफ सेम चीज बन जाए, सिमेट्रिकल चीज बन जाए, तो जो इधर होगा वही इधर होगा, इसको बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही अगर आप इसमें देखते हो, ये आपके पास एक रेक्टेंगल सा है, इसको ऐसे एकदम बीच में से चाकू के जैसे काटना है, चाकू के जैसे एकदम बराबर काटने वाली चीज जो हो जाए उसको बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास क्यूब है, तो एकदम बीच में से काट दूं, यहां से देखो ये मेरा चाकू है, ऐसे ये बीच में से काटा एकदम, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको मैं ऐसे भी काट सकता था एकदम बीच में से, इसको मैं ऐसे भी काट सकता था, यस, ऊपर से एकदम नीचे की तरफ। तो आइडिया ये है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री वो चीज होती है, वो प्लेन होता है जो कि आपके स्ट्रक्चर को दो बराबर हिस्सों में ब्रेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये समझ आ गया पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। ठीक है, हम ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स में बात करेंगे, पर यस अभी के लिए बेसिक आइडिया अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ गए। अच्छा, तो वही चीज यहां लिखी हुई है, एन इमेजिनरी प्लेन दैट कैन बाइसेक्ट एनी ऑब्जेक्ट इनटू टू सिमेट्रिकल पार्ट्स व्हिच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। दोनों आपस में सेम काटने, एकदम ऐसे काटोगे कि दोनों चीजों में आप डिफरेंस ना कर पाओ, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब इसी का एक भाई होता है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। दो सिमेट्री एलिमेंट्स को देखना है। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि जिसकी तरफ, मतलब जहां से अगर आप शुरू करो एंड दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ तो सब कुछ सेम दिखे। मतलब जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो मैं यहां से शुरू करा और मैं इधर जाता हूं लेट से 5 कदम, तो मुझे यहां पे कोना दिख रहा है, ये देखो जरा। ऐसे ही इधर गया मैं 5 कदम तो ये कोना दिख गया। अच्छा, मैं अगर यहां से 1 2 3 4 कदम इधर गया तो ये दिख रहा है, 1 2 3 4 4 कदम गया तो ये दिख रहा है, सही है। अगर मैं ऐसे ही 1 2 3 4 5 कदम, ये दिख रहा है, 1 2 3 4 5 कदम ये दिख रहा है, ऐसे इधर गया तो ये दिख रहा है, इधर गया तो ये दिख रहा है। मतलब जैसे ही मैं जितना डिस्टेंस एक तरफ जा रहा हूं उतना ही डिस्टेंस दूसरी तरफ जाओ तो सेम मेरे को एनवायरमेंट दिखे, सेम चीज दिखे, तो मैं बोलूंगा कि यार तू क्या है, तू है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो दिस विल बी कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझिए, ऐसे क्यूब के अंदर ये सेंटर है, देखो जरा, जितना इधर उतना ही इधर, जितना इधर उतना ही इधर, समझिए। दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को पीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री को सीओएस लिखते हैं।
अब इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो अपन जनरली सोच लेते हैं कि इसका जो सेंट्रॉइड है वो क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री सोच लेते हैं। लेकिन अगर आप चलोगे 1 2 3 4 5 कदम ऊपर गए, 1 2 3 4 5 कदम गए, तो यहां और यहां सेम चीज नहीं दिख रही है। तो दिस इज नॉट योर सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ गए? मेरे को दोनों तरफ बराबर चलना है और मुझे बराबर चीज मिलनी चाहिए, तभी वो मेरा सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, नहीं तो नहीं होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो इन्हीं के ऊपर ना अब हमारा पूरा चैप्टर बसा हुआ। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जिससे दोनों तरफ बराबर चलने से सेम एनवायरमेंट मिल जाए, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको क्लियर हो गया है और प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको क्लियर हो गया है, तो अब इसी के ऊपर हमारा पूरे का पूरा डिस्कशन बसता है आइसोमेरिज्म्स का। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। लेकिन हां, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। पहले हम लोगों ने जनरल शेप्स में किया, अब मैं आपको कुछ अल्फाबेट्स के थ्रू बताता हूं, और एक बार अल्फाबेट्स के थ्रू आपने समझ लिया, एबीसी सिखाऊंगा अब आपको मैं, यस, नर्सरी वाली, एक बार वो सीख ली, उसके बाद हम लोग रियल मॉलिक्यूल्स जो कि आपके ऑर्गेनिक पे आएंगे उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पे, दैट इज ऑन ए बी, ए मैंने ये ABCCR पहुंच गए हम लोग। ठीक है, इसको देखते हैं जरा। यार देखो, तुम्हारी ना कोशिश क्या रहनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए लाइफ में कि जहां से भी तुमने शुरू किया, ठीक है, जहां से भी तुमने शुरू किया, या तो तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ लो या तुम सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढ लो। तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए। ज्यादा इजी हमारे लिए जो भी मिल जाए वो बेटर। जनरली हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढते हैं। तो यार मुझे लगता है इसको बीच में से काटता हुआ एक प्लेन ये है, देखो जरा, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ मुझे दिख रहा है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर। तो ये क्या करेगा, ये दोनों तरफ बराबर कट रहा है, तो मैं बोलूंगा कि भाई तेरे अंदर क्या है, तेरे अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यस, और एक भी चीज मिल गई ना, मतलब बस ठीक है, हमारे को एक ही चीज ढूंढनी है, चाहे प्लेन मिल जाए चाहे सेंटर मिल जाए, हमारा काम उससे हो जाता है। तो मॉलिक्यूल को हम लोग सिमेट्रिकल बोल देते हैं। अच्छा, इसमें देखो सर, इसमें मुझे लगता है अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करने तो फायदा नहीं है, ऐसे ब्रेक करूंगा तो मुझे मिल रहा है। तो ये क्या बोलूंगा मैं कि भाई तेरे अंदर भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बैठी हुई है। अब आहार के अंदर ना कोई भी तरीका नहीं है, आहार के अंदर कुछ भी कर लो, तुम्हें इसके अंदर कभी भी कोई ऐसा प्लेन मिलेगा ही नहीं जो दोनों को बराबर हिस्से में काटे। तो यहां पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है। तो आइडिया ये है कि हम लोग स्ट्रक्चर को बीच में से बराबर, मतलब हम लोग स्ट्रक्चर को इस तरह से काटें कि दोनों तरफ बराबर चीज बन जाए, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड योर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये मेरे को यहां पे चीज समझ आ गई। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं हरकत, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसे मुझे क्या मिला ये करके, यार ये करके मुझे जो मिल रहा है अब उस पर समझते हैं। अगर मान लीजिए मैं ए की बात करता हूं, जैसे अभी हमने ए की बात करी, तो ए स्ट्रक्चर ए ले लेते हैं यहां पे मैं। ठीक है, ये मैंने ए ले लिया यहां पे। ठीक है, इस ए पे आते हैं। अब जब मैंने स्ट्रक्चर ए को देखा, ये मैंने ए लिया, तो एक काम करता हूं, यहां पे मैं ए लिख देता हूं, ये मैंने ए ले लिया। ठीक है, अब ये जो ए है, इस ए पे फोकस करना। ठीक है, इस ए को अगर मैं इसकी मिरर इमेज लूं, इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसकी एक मिरर इमेज लूं तो मुझे क्या मिलेगा। आई थिंक ये तो मुझे एज इट इज कॉपी पेस्ट दिख रहा होता मिल रहा है। यस, ऐसा ही मिलेगा मुझे, देखना। अगर मैं इसकी मिरर इमेज लेता हूं तो जो इधर है वही इधर मिलेगा। और ये मिरर इमेज पे अगर फोकस करें, इस मिरर इमेज पे, तो यार ये एज इट इज, ये मिरर इमेज जो है एज इट इज इसकी कॉपी पेस्ट हो रही है, देखो जरा। तो ये जो मिरर इमेज है ये इसके ऊपर कॉपी पेस्ट हो जाती है। जब कॉपी पेस्ट हो जाती है ना, एकदम एज इट इज उठा के इसके ऊपर रख सकते हो। तो इसको बोलते हैं, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे मैंने मिरर इमेजेस ले रहा हूं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहां पे मिरर इमेजेस ले रहा हूं। तो मिरर इमेजेस लेके मैंने क्या करा, इस ए को इसके ऊपर रखा। तो जब मैं इसको इसके ऊपर रख सकता हूं, ऐसी मिरर इमेजेस को क्या बोलते हैं, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। तो ये क्या हो जाएगा, सुपर इंपोज किया जा सकता है। तो दीज आर कॉल्ड सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई भी मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल हो जाए, जैसे ये जो मिरर इमेज है ये इसके ऊपर एज इट इज कॉपी पेस्ट हो रही है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सेम ही है। जब कोई मिरर इमेज एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाए
तो हम बोलते हैं वो सेम ही है, वो अलग नहीं है, तो हम इनको सेम ट्रीट करेंगे। तो यहां पे आप बोलोगे बोथ आर, अगर मैं मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में बोलूं तो अपन बोलेंगे दे आर सेम मॉलिक्यूल्स, दे आर सेम स्ट्रक्चर्स या सेम मॉलिक्यूल्स, अगर आपको बोलना है तो कल को इनको मॉलिक्यूल्स की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये कब होगा? ये हर बार होगा जब भी आपके पास या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या फिर आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। तो अगर आपकी लाइफ में, जैसे यहां पे हमारे पास क्या था, प्लेन ऑफ सिमेट्री था, तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, दोनों में से कुछ भी होगा, तो उसकी उसकी जो भी मिरर इमेज होगी वो हमेशा सुपर इंपोजेबल होगी और वो हमेशा सेम मॉलिक्यूल्स होगी। सर क्या बात कर रहे हो, और एग्जांपल ले लेते हैं। सर बी में करके दिखाओ एक बार, अगर यार ये बी का बन जाए स्ट्रक्चर तो मजा ही आ जाए, ठीक है। बी बनाना पड़ेगा पहले एक बार मुझे ढंग से, देखो जरा, ये बी बनाया मैंने, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, अगर ये थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाए, रुको जरा, ये बी आ गया। अब देखना, बी की मुझे मिरर इमेज लेनी है, तो बी की मिरर इमेज अगर मैं लूं, देखो यहां से मिरर रख रहा हूं, ये मिरर रख रहा हूं, तो जो ऊपर है देखना भाई, जैसा ये है इसकी मिरर इमेज यही तो आएगी, यही तो आएगी एज इट इज, देखो जरा, ऐसी तो आएगी मिरर इमेज। हाँ ये थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी होती है मिरर इमेज में, ठीक है, कहां से मिरर रखो, तो ये तो ऐसी आ रही है, हाँ का ना सर, बिल्कुल ऐसी आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एकदम फिर वही वाली बात, दे आर व्हाट, दे आर सुपर इंपोजेबल। इसको मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सुपर इंपोजेबल है, सीधे ही बोल देता हूं, ये दोनों क्या होंगे, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, सुपर इंपोजेबल, या नीचे लिख देता हूं, दिस इज सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, ये मिरर इमेज हो जाएगी, ठीक है। एंड हेंस हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, सेम मॉलिक्यूल्स, दे आर सेम मॉलिक्यूल्स। अब कुछ लोग इसमें बोलेंगे सर नहीं, आपने ऐसे कैसे चालाकी कर दी, मिरर नीचे क्यों रखा, सामने क्यों नहीं रखा। तो अगर मैं सामने भी रखता ना भाई, पता क्या बनता, ये कुछ ऐसा बनता, अगर ये बना देगा तो मजा ही आ जाएगा, मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं, रुको जरा, हाँ, ये देखो, ये कुछ ऐसा बनता, ये बनता, ये बना नहीं रहा सही से, अगर बना दे तो मजा ही आ जाए, नहीं बना रहा, मैं ऐसे डायरेक्ट बना के दिखाता हूं, देखो ये कुछ ऐसा बनता, अगर आप देखोगे इस तरह से बनता, ऐसा बनता, ये है ना, ये ऐसा बनता कुछ, दिस एंड दिस, ऐसा कुछ बनता। अगर मैं यहां पे मिरर यहां रख देता तो ऐसा बनता सर, हाँ। इसको अगर आप ऐसे घुमा दे, घुमा देखना, इसको ऐसे अगर आप घुमा दोगे तो फिर ये कैसे बनेगा, फिर ये घूम के आपको ऐसा दिखेगा, और ये चीज क्या हो जाएगी, सुपर इंपोजेबल हो जाएगी। मतलब चाहे मैं मिरर ऐसे रखूं, इस तरह से रखा था तो बनाना आसान था, इसलिए तुम लोग इमेजिन कर पा रहे थे, लेकिन अब मैंने मिरर सामने भी रख दिया, कुछ लोग डाउट में होंगे सर सामने क्यों नहीं रखा, रखा सामने, तो भी तो भाई वही चीज मिल रही है। हाँ। तो आपको बस ये देखना है कि अगर मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है या मेरे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो मेरी इमेजेस चाहे कुछ भी कर लो, हमेशा मिरर इमेज सेम सुपर इंपोजेबल बनेगी और वो सेम मॉलिक्यूल्स होंगे। पंगा है अगर आपके पास आर हो जाए। अब अगर मैं आर की बात करता हूं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आर, ये मेरे पास आर है। अब आर के केस में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है मेरे पास, तो अगर मैं इसकी मिरर इमेज रखूं तो ये मिरर इमेज कुछ ऐसी आएगी, देखना भाई, दिस इज द मिरर इमेज, ऐसी आ रही है। अब आप बोलोगे सर आप ये घुमा के दिखाओ एक बार, लो, अगर मैं इसको ऐसे घुमा के भी दिखा दूं तो पता क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा मुझे, देखना भाई, ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा, ये जब घूम जाएगा तो इट विल लुक लाइक दिस, ये ऐसा दिख रहा है। क्या ये इसके ऊपर, क्या ये आपका स्ट्रक्चर इसके ऊपर इंपोज हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या ये स्ट्रक्चर इंपोज हो रहा है, देखो जरा, क्या ये इसके ऊपर इंपोज हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये कभी नहीं होगा, चाहे जैसा मर्जी कर लो, यही तुम यहां से ले लो, कोई कहेगा आसान नहीं, आपने नीचे से लेके दिखाओ, यहां से लेके दिखाओ, तो भाई स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, देखना भाई ये ऐसा बनेगा। और अगर आप इसको भी घुमा देते, लो इसको घुमा देते हैं, मैं इसको घुमा भी दिखाता हूं, ये घुमाया, क्या बना, क्या इंपोज हो रहा है, नहीं, देख लो जरा, क्या उल्टा करके देख रहे हैं, यहां पे इंपोज हो रहा है, नहीं, तो ये नहीं होंगे। तो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर, हम लोग सीधा रिजल्ट याद रखेंगे,
इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ नहीं है। तो अगर ये नहीं होंगे तो जो इसकी मिरर इमेजेस होंगी, जैसे ये इसकी मिरर इमेज है या ये इसकी मिरर इमेज है, तो जो मिरर इमेजेस होंगी, मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इंपोजेबल। और अगर मिरर इमेजेस नॉन सुपर इंपोजेबल होंगी तो इंपॉर्टेंट है दे आर डिफरेंट, उनको डिफरेंट मानेंगे। तो दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और अगर ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे तो यहां से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। एक्चुअल में ना कल को इन्हीं को हम एक प्यारा सा नाम देंगे, हम इनको बोलेंगे एननशियोमर्स। ठीक है, अलग सा नाम दिया जाएगा इनको, पर चलो ये आगे जाके आएगा तभी बात करेंगे। एज ऑफ नाउ बस दिमाग में रखना कि नॉन सुपर इंपोजेबल जो मिरर इमेजेस हैं वो आपकी क्या होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। वेयर एज जो आपके पास सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस है वो सेम होंगे। और यही चीज अगर आपको समझ आ गई है तो अब कोई दुख नहीं है। इसी को एज समरी मैंने यहां पे रखा है। तो ये इस पूरे की समरी हो गई जो अभी टॉपिक आपको क्लियर करा। जैसे मान लो एबीसी है मेरे पास, तो एबीसी के अंदर मिरर इमेजेस जो आ रही है सुपर इंपोजेबल आ रही है, तो वो क्या माने जाएंगे, सेम मॉलिक्यूल्स माने जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। और इसी तरह से आरजीएफ जो है, इनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अपन वही चीज है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इनकी मिरर इमेजेस निकालोगे तो वो नॉन सुपर इंपोजेबल होगी, तो वो क्या होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये अगर आपको एबीसी क्लियर हो गई ना, तो भाई अब गेम बड़ा सॉर्टेड है। अब आपको कोई भी कुछ भी परेशान नहीं कर सकता, आगे की लाइफ आपकी बहुत स्मूथ जाने वाली है। ठीक है, तो यही चीज अब हम लोग, अब यही जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है ना, इनको हम लोग एननशियोमर्स बोलते हैं। वही मैंने यहां पे डिफाइन भी कर दिया, दैट इज दे आर स्टीरियो आइसोमर्स। इनको स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। अब इसी को मॉलिक्यूल्स के थ्रू भी समझते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। जैसे यहां पे मैंने आपको बताया, ये देखो, ये क्या है, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। हाँ सर, यस। क्या ये इंपोज हो रही है एक दूसरे पे, नहीं सर। तो इनको बोलेंगे नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और ये क्या होती है, अलग मॉलिक्यूल्स। वही चीज यहां पे लिखी, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। क्योंकि ये नॉन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, क्यों, क्योंकि ये नॉन सुपर इंपोजेबल है, इसलिए ये क्या है, डिफरेंट ट्रीट होते हैं। इसलिए इनको कैटेगरी का नाम दिया गया एननशियोमर्स, क्योंकि ये अलग अलग है। ठीक है, और वही चीज यहां पे लिखी हुई है, नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, जो मैंने बताया एग्जांपल दिया। नॉन सिमेट्रिकल मतलब जिसमें ना ही, यहां पे लिख देता हूं, नॉन सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो जाएगा, नो पीओएस और सीओएस। जिसमें ना ही पीओएस और ना ही सीओएस हो, उनको वो क्या होते हैं, दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट मिरर इमेजेस, मतलब एननशियोमर्स ये लोग बनाएंगे। वेयर अ सिमेट्रिकल मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आइदर पीओएस और सीओएस और बोथ, जिसमें इनमें से कुछ भी आ जाए, विल प्रोड्यूस सेम मॉलिक्यूल, तो उसकी मिरर इमेजेस सेम होंगी। एग्जांपल मैंने आपको दिया था जैसे ए का, तो ए के अंदर पीओएस आ जाता है, तो पीओएस आ गया इसके अंदर, तो मिरर इमेज इसकी सेम होगी, सुपर इंपोज कराई जा सकती है, तो वो सेम मॉलिक्यूल्स माने जाएंगे। तो वो जो होते हैं वो एननशियोमर्स नहीं ट्रीट होंगे। ठीक है, तो दे विल हैव द सेम मॉलिक्यूल्स। तो हमें समझ आ गया कि एननशियोमर्स कौन बनाएगा, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आपके एननशियोमर्स बनाएंगे। भाई अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, अब हमको कोई कुछ नहीं परेशान कर सकता। यही मेन कॉन्सेप्ट है जो परेशान करता है। और अगर ये क्लियर है, कैसे ढूंढना है मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो मैं बता दूंगा, उसकी टेंशन नहीं। बट जो सिमेट्रिकल होते हैं वो, उसकी मिरर इमेज सेम होती है। जो अनसिमेट्रिकल होते हैं उसकी जो मिरर इमेजेस होती हैं वो अलग होती हैं। हमें उसी पे खेलना है पूरा चैप्टर। यस, एक चीज बस इसमें एक डेफिनेशन और आती है, जब सारी डेफिनेशंस कर ही रहे हैं एक और कर लेते हैं यार। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो। जैसे ये इनको देखोगे, ये सिस है, ये ट्रांस है, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रही है, नहीं। तो ये दे आर नॉट मिरर इमेजेस, ध्यान रखना है, नॉट मिरर इमेजेस। तो वो बंदे जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस ना हो पर फिर भी स्टीरियो आइसोमर हैं, उनको बोला जाता है डायस्टीरियोमर्स। तो डायस्टीरियोमर्स, अभी तक हम सब कुछ मिरर इमेजेस पे खेल रहे थे, लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए कि मिरर इमेज नहीं है, यस, पर फिर भी स्टीरियो आइसोमर है, तो उनको बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। जैसे सिस ट्रांस आपका जीआई में हम लोग ऑलरेडी ये चीज पढ़ के आ चुकी है। ठीक है, तो वही चीज यहां लिखी है, स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर नोन एज डायस्टीरियोमर्स। फॉर एग्जांपल सिस ट्रांस आइसोमर्स है,
आगे हम लोग इसके अंदर भी देखेंगे, ठीक है। बट हाँ, एक डेफिनेशन थी जो मैंने क्लियर कर दी। और अगर ये क्लियर है आपको, तो अब आते हैं इसके मेन पार्ट पे कि सर अभी तक तो आपने ABCDEFGH के अंदर बता दिया, समझ आ गया, लेकिन हमारी ऑर्गेनिक में तो मॉलिक्यूल्स आएंगे। आप मॉलिक्यूल्स में बताओ कैसे ढूंढेंगे। देखो तरीके तो वही है, ये एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला, लेकिन एक और आसान तरीका होता है जिससे गेम काफी इजी हो जाएगा। वो है, अगर आपको सिमेट्री ढूंढनी है तो अपन क्या करेंगे, पहले दो टर्म्स होते हैं कायरल अकायरल। एक कायरल जो होता है इसका मतलब होता है एक्चुअल में अनसिमेट्रिकल, तो ये आपका अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग वही चीज है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, जिसमें वही हम लोग हमारे लिए क्या है, नो पीओएस नो सीओएस, हम लोग इनको बोलेंगे, जिसमें ये चीजें हमें जनरली नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल जो होता है, अपन अब इसको वन बाय वन देखेंगे। अनसिमेट्रिकल होता है उसको कायरल मानेंगे, और जो सिमेट्रिकल हो जाए, जिसमें कुछ भी इनमें से आ जाता है, सिमेट्रिकल हो जाए तो सिमेट्रिकल को मानेंगे अकायरल। तो अपना ये बस उल्टा ही नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो कायरल मतलब अनसिमेट्रिकल, जहां से हम लोग एननशोमर्स ढूंढ सकते हैं। ए कायरल मतलब सिमेट्रिकल, जहां से एननशोमर्स का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो वही चीज यहां पे है कि इफ द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, उसको बोलेंगे ए कायरल मॉलिक्यूल, यस। और अगर सिमेट्रिकल अगर हो जाए सिमेट्रिकल, देखो जरा, तो यहां पे आ जाता इफ द मॉलिक्यूल्स आइदर हैज द प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो मैंने बताया पीओएस सीओएस में से, तब वो ए कायरल हो जाएगा। कायरल के अंदर इनमें से चीजें नहीं होती, कायरल में हम लोग ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, यस। तो फिर ये इनफैक्ट पूरी समरी हो गई कि अगर पीओएस सीओएस में कुछ भी है तो ए कायरल, एक भी चीज है ए कायरल, सीओएस है ए कायरल, और दोनों ही नहीं है तो हमारी कायरलिटी की कंडीशन आती है। और यहां से एक्चुअल में क्या होगा, यहां से एक्चुअली हम लोग एननशोमर्स की बात कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, मैं ऐसे मॉलिक्यूल्स ढूंढना चाहता हूं जिसमें ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, और जो कि मुझे एननशोमर्स दे सके। तो बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन है हमारी लाइफ की, यस। तो अब ये कहां मिलेंगे सर हमको, तो उसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कायरलिटी की। जैसे कि मैंने बताया, कायरलिटी कैसी प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी दैट स्टैंड्स फॉर नॉन सिमेट्री। ये मतलब अनसिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल होंगे। अगर कोई अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो हम उसको कायरल बोलते हैं, और यही बंदे होते हैं जो कि क्या करते हैं, एननशोमर्स हमारे बना के देते हैं। तो मुझे कैसे तैसे करके ये कायरल मॉलिक्यूल्स को ढूंढना है। और सर ये कायरल मॉलिक्यूल्स किस तरह से मिलेंगे मुझे, उसके लिए ना एक बड़ा आसान तरीका होता है। हम क्या करेंगे, हम ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल ढूंढेंगे, कार्बन या कोई भी उस तरह का एटम, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम ढूंढना है जिसके चारों अटैचमेंट्स अलग हो, उसको बोलते हैं कायरल सेंटर। तो लिखा है एनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम टू विच 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कायरल सेंटर। जैसे इसको ना तारे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो कायरल सेंटर होता है इसको इस तरह से तारे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखो जरा, कार्बन पे हाइड्रोजन, इथाइल मिथाइल क्लोरीन, तो ये क्या हो गया, कायरल सेंटर। तो ये कायरल सेंटर ही है, ठीक है। इसी तरह से आई थिंक हर एक ग्रुप में आप ढूंढ लोगे, ठीक है। ओपन वालों में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज वालों में क्या करना होता है, इस पे फोकस करो, इस पे तो हाइड्रोजन लगे तो ये नहीं हो सकता। इधर देखते हैं, इस कार्बन की बात करते हैं। ये कार्बन पे एक लगा हाइड्रोजन, एक लगा मिथाइल, सही है। फिर तुम्हें ना गाड़ी चलानी होती है, एक बार इधर जाओ तो CH2, इधर गए CH2, इधर गए CH2, इधर गए तो CH और साथ में क्लोरीन, तो ये अलग अलग हो गया। तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर बोलेंगे, यस। तो ये हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो यहां पे क्या हो गया, ये कार्बन मेरा कायरल सेंटर हो गया। अब इसकी बारी करते हैं। यहां से देखो जरा, इधर क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन अलग अलग, इधर गए CH2, इधर गए CH2, इधर गए CH2, इधर गए तो कुछ अलग है। तो ये भी क्या हो गया, मेरा कायरल सेंटर हो गया। तो इसके अंदर मेरे पास 2 कायरल सेंटर निकल के आ गए। तो कायरल सेंटर्स को आप इस तरह से ढूंढ सकते हो। मतलब यहां साइक्लिक है, ओपन क्लोज वाला है, तो ऐसे चलना पड़ेगा, घूमने घूमने निकलना पड़ेगा। और यहां पे आप डायरेक्टली डिफरेंट अटैचमेंट्स को देख सकते हो। तो ये आपका कायरल सेंटर होता है, ठीक है। अब एक चीज और है कि मतलब अब मैं इसी की तरफ जा रहा हूं, बट यस फॉर दैट आई नीड सम हेल्प, क्योंकि ज्यादातर जो मेरे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स हैं, ज्यादातर क्या ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स हैं यार, इनमें ना दिक्कत आती है, ये सब के सब 3 डायमेंशन में खेल रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो कार्बन होता है, कार्बन की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन, मिथेन की बात कर लो, तो मिथेन ऐसा थोड़ा ना दिखता है, क्या ऐसा होता है मिथेन, नहीं सर ऐसा नहीं होता।
मिथेन एक्चुअली मेरा इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप रखता है, ये होती है मिथेन, ठीक है। तो ये इस तरह से 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल होता है ये। तो दिस इज द 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल। और एक 3D मॉलिक्यूल तो फिर मिथेन है सबसे आसान वाला। 3D मॉलिक्यूल को मुझे 2D मॉलिक्यूल की तरह दिखाना है। तो ऑर्गेनिक में 3D मॉलिक्यूल्स है हमको, और हमारा प्लेन तो 3D है नहीं, इतने एडवांस तो अभी हुए नहीं हम। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको 2 डायमेंशन पे फैलाना पड़ेगा। तो 2 डायमेंशन पे 3D मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशन की तरफ लेके जाने के लिए हमारे पास होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ फॉर्मूलाज, जिनको बोला जाता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो व्हाट वी आर आफ्टर, हम कैसे तैसे करके प्रोजेक्शन फॉर्मूले बनाना चाहते हैं, और एक बार प्रोजेक्शन फॉर्मूले बन गए उससे फिर ये सिमेट्री वगैरह निकालनी आसान हो जाती है। तो पहला उसमें आता है देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। फ्लाइंग वेज फॉर्मूला क्या है, ये कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला है, जिसमें कि एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास कार्बन है, 2 कार्बन मेरे प्लेन में है, ठीक है। एक आपका अंदर जा रहा है हाइड्रोजन, और एक जो सॉलिड होता है ये क्या करता है, बाहर की तरफ आता है। तो ये आपकी तरफ आ रहा, लिखा है दिस इज आउटसाइड। ये जो ऐसे वाला बनाएंगे हम लोग डैश, इसको बोलेंगे सॉलिड, ठीक है, इसको बोलेंगे डैश। तो डैश मतलब होता है जो अंदर की तरफ जाता है, सॉलिड मतलब जो बाहर की तरफ आता है, ठीक है। वो वैसे मैंने यहां पे भी बना रखा है। और ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनको क्या बोलेंगे, दे आर प्रेजेंट इन प्लेन। तो ये आपके प्लेन के अंदर बैठे होंगे। तो इसको बोला जाता है फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। हम लोग इस तरह से 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल्स को 2 डायमेंशन प्लेन पे पेपर पे दिखा सकते हैं। पर देख के समझ आ रहा है काफी कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है? ये तो और दिक्कत हो गई। तो इससे एक बढ़िया फॉर्मूला आता है, उसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। तो हम लोग एक्चुअली, ये तो बन गया फ्लाइंग वेज, तो दिस इज फ्लाइंग वेज। मैं क्या करूंगा, इस फ्लाइंग वेज से ना मुझे बनाना फिशर, वो हमारे लिए थोड़ा और आसान हो जाता है। कैसे बनेगा, आपके जिस तरफ ये टेढ़े हो रखे हैं, जिस तरफ ये टेढ़े से हैं, ये ऐसे अंदर बाहर वाली लाइनें आ रही है, उस तरफ जाके मारो आंख, अखियों से गोली मारे, ठीक है। तुमने यहां से देखना है, मतलब मैं इसको यहां से देख रहा हूं, ठीक। पीछे वालों को सीधी लाइन से कनेक्ट कर दो। तो पीछे वाले मॉलिक्यूल्स हमारी सीधी लाइन पे कनेक्ट हुए, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन। और इधर से मैं इनको देख रहा हूं, इन दोनों को जो कनेक्ट करेंगे वो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से करेंगे। ये वर्टिकल लाइन हो गई, तो दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब मैं यहां से देख रहा हूं, ब्रोमीन मेरे को दिख रहा है, अगर मैं इस तरफ हूं ब्रोमीन मेरे को लेफ्ट साइड दिख रहा है, फ्लोरीन जो मेरा है वो राइट साइड है, ठीक है। तो ये फ्लोरीन जो मेरा राइट साइड, तो ये ऐसा दिखेगा मुझे कि ब्रोमीन मेरा लेफ्ट पे है, फ्लोरीन मेरा राइट पे है। तो ये जो बन गया, दिस इज कॉल्ड योर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हमको ये फिशर बनाने पे फोकस रखना है। और इन जनरल मैं बता देता हूं, क्वेश्चंस जब भी आएंगे वो ज्यादातर टाइम पे फिशर से आते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत इजी हो जाएगा, इसमें इमेजिनेशन काफी आसान हो जाती है। इनफैक्ट इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री इतना आसानी से दिखती है कि मैं क्या ही बताऊं। यस, तो यहां से हम लोग, इट इज वेरी इजी टू फाइंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री आप इसे नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, इजी टू फाइंड पीओएस, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना, कैन नॉट फाइंड पीओएस। सेंटर ऑफ सिमेट्री आप इससे नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ये मॉलिक्यूल एक्चुअल में हम लोगों ने प्रोजेक्शन उठाई है, इसमें कार्बन तो दिख ही नहीं रहा हमको, है ना। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आप इससे नहीं ढूंढ सकते, पर हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो यही चीज है, इसके रूल्स जो हैं वो यहां पे मैंने लिख दिए हैं, आप जो मैंने बताया वो यहां पे आप कॉपी पेस्ट कर लेना इसको। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे ये है HCl, तो मैंने क्या, मैं यहां से देखूंगा इसको, यहां से देखूंगा तो मुझे दिख रहा है H ऊपर Cl नीचे। अब मैं यहां से देख रहा हूं, तो जो मेरा आयोडीन है, आयोडीन जो मेरा है वो कहां दिख रहा है, वो मुझे लेफ्ट पे दिख रहा है। आयोडीन मेरी लेफ्ट पे है और ब्रोमीन मेरी राइट पे है, तो ब्रोमीन मैं राइट पे दिखा दूंगा। ये मेरी फिशर प्रोजेक्शन बन गई, ठीक है। इसमें तो मुझे लगता है कोई दुख दर्द कष्ट नहीं होने चाहिए। यस, चलो सब सही है। तो अब वही चीज लिखी है, ये मैंने ऑलरेडी रूल्स भी लिखवा दिए। इट इज द सिंपलेस्ट 2D रिप्रेजेंटेशन। हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ सकते हैं, पर हम लोग इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं ढूंढ सकते, हमको ज्यादातर प्लेन से काम हो जाता है हमारा, ठीक है। तो अब अगर इतना कुछ क्लियर हो गया है, तो सर एक काम करते हैं, कुछ रियल लाइफ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उससे ढूंढते हैं। अब इतना पढ़ लिया हम लोगों ने, तो अब प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, रियल मॉलिक्यूल्स में ढूंढ ले। यस,
तो ये हमारे पास है, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। क्या मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। कैसे? ये मॉलिक्यूल को अगर आप ऐसे ब्रेक करते हो तो ये क्या है सर, ये मेरे को यहां पे इसके अंदर पीओएस दिखता हुआ नजर आ रहा है। अभी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढनी है सब में, ठीक है। इधर देखो, इसमें कोई ऐसा है जिसमें बराबर ब्रेक हो जाए, ऐसे भी ब्रेक नहीं हो रहा, ऐसे भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो इसमें सीधा सीधा लिख दो नो पीओएस। यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं दिख रही। इसमें देखो, ये पूरा उसने वो वाला बना दिया रियल स्ट्रक्चर, तो यहां पे हमको दिख रही है। यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे दिख रही है, ध्यान से देखना। ये एक ऐसा प्लेन है जो कि इन लोगों को ऐसे काट रहा है, मतलब ये चाकू एकदम ऐसे काटा मैंने। ये जो ये वाले हैं, ये तो आई थिंक बराबर दिख रहा है तुम्हें, ये तो सिमेट्रिकल है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये वो प्लेन है जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह से गेम चलता है, आपको बराबर हिस्से में काटना है। मॉलिक्यूल अगर कट रहा है, वो फिशर में दिखे वो रियल में दिखे, कटना चाहिए बस। और कट गया अगर इसका, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब इसी तरह से मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री पे आ जाता हूं, ठीक है। इस पे देखो जरा, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए क्या है, रियल स्ट्रक्चर्स अगर आप क्या देखो, फिशर प्रोजेक्शन में तो आप बता नहीं सकते, तो कैन नॉट फाइंड, कैन नॉट डिसाइड लिख दो। होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, बट आप फिशर प्रोजेक्शन से नहीं बता सकते सीओएस, क्योंकि यहां पे सीओएस ढूंढना है। इधर देखो जरा, इधर गए हाइड्रोजन, इधर गए हाइड्रोजन, इधर गए क्लोरीन, इधर गए क्लोरीन, तो इसके अंदर सीओएस है। इधर देखो, ये पॉइंट से ऊपर जा रहे हो CO2H, इधर जा रहे हो CO2H, इधर जा रहे हो H, इधर जा रहे हो H, इधर गए ब्रोमीन, इधर गए ब्रोमीन, इधर गए क्लोरीन, इधर गए क्लोरीन, तो यार इसके अंदर आपके पास COS है, ठीक है, यहां पे है। इसमें देखो दोनों बाहर की तरफ आ रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं, ध्यान से देखना, ये मेरे पास है, तो इसके दूसरी तरफ हाइड्रोजन होगा, इसके दूसरी तरफ हाइड्रोजन होगा, तो मिथाइल दोनों बाहर आ रहे हैं। ऐसा समझ लेते हैं कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर है कि मिथाइल सेम डायरेक्शन में है, तो मिथाइल सेम डायरेक्शन में है, हाइड्रोजन भी सेम डायरेक्शन में, मतलब उसके जस्ट ऑपोजिट तरफ। तो अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करूं, तो ऊपर गए तो मिथाइल, नीचे गए तो हाइड्रोजन, तो ये आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर आपके पास नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग रियल स्ट्रक्चर्स पे सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढेंगे और फिशर प्रोजेक्शन से आप लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ सकते हो। बस इतना अगर आपको क्लियर हो गया है तो गेम सेट है। वही चीज यहां पे लिखी भी हुई है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री बाइसेक्ट्स अ मॉलिक्यूल टू हाफ्स व्हिच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये बात हमको पहले से पता है। अब मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेंटर ऑफ सिमेट्री कैन आल्सो बी अकायरल, बट इसको आप फिशर प्रोजेक्शन से वेरीफाई नहीं कर सकते। कितनी बार बता दी ये वाली बात। यहां तक अगर मामला क्लियर है तो अब देखो भाई, अब ना बात करते हैं एक एननशॉमर्स की प्रॉपर्टी पे, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड कि एननशॉमर्स में एक प्रॉपर्टी होती है जो बहुत अलग होती है। वैसे तो ज्यादातर चीजें इनकी सिमिलर होती हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी भी है, इन जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, बट एक प्रॉपर्टी होती है जो आपके एननशॉमर्स को, और ये प्रैक्टिकली वेरीफाई की जा सकती है, जो एननशॉमर्स को अलग करती है बाकी मॉलिक्यूल्स। अब ये कैसे अलग करती है वो हमको समझना है। देयर इज समथिंग, दे आर ऑलवेज डिफरेंट इन वन प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब हमको इतना समझ आ गया कि अगर मेरे मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मॉलिक्यूल्स कायरल, कायरल मॉलिक्यूल्स मेरे एननशॉमर्स बना सकते हैं। ये तो हो गई थ्योरी, और प्रैक्टिकली कैसे वेरीफाई करूंगा अब इसके अंदर देखते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी एक ऐसी चीज है जो एननशॉमर्स की अलग होती है। क्या है ये ऑप्टिकल एक्टिविटीज? उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी का। भाई तुम्हारे पास एक लाइट सोर्स है, ठीक है, लाइट सोर्स में हर डायरेक्शन में लाइट निकलती है, जिसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, ये आई थिंक विजिबल है। तो अनपोलराइज्ड लाइट हर डायरेक्शन में होती है। देखो इस तरह से, इस डायरेक्शन में भी इसकी प्लेन है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। इसको तुम क्या करते हो, एक पोलराइजर से पास करते हो, जो कि क्या करता है, इसके अंदर से सिर्फ एक प्लेन में लाइट निकालता है। तो ये क्या कर दी मैंने, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, और ये अनपोलराइज्ड लाइट को मैंने क्या करा, पोलराइजर से पास करवा के इसको बोल दिया पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज का मतलब एक डायरेक्शन में लाइट है, ठीक है, ये पोलराइज्ड लाइट हो गई। अब ये पोलराइज्ड लाइट को हम लोग क्या करते हैं, अपने सैंपल से रन करते हैं, जिस सैंपल को आपको टेस्ट करना है। जो भी सैंपल है वो आप जिसको भी टेस्ट करना चाहते हो उसको देखो। अब ये क्या कर सकता है, इसके साथ तीन हरकत कर सकता है। या तो इसको कुछ ना करे,
एक पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ भी ना करे, तो ये जैसा आया वैसे चला गया। तो एक पॉसिबिलिटी ये है दिस इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, जैसा लाइट आ रही है वैसे चली गई। तो ये कब होगा? जब आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो हम उस केस में बोलेंगे कि उसकी लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो लाइट को घुमाएगा। तो ये अब लाइट को दो तरीके से घुमा सकता है, या तो ये इसको ऐसे घुमा दे, देखो जरा, ये ओरिजिनली ऐसा था, ओरिजिनली ये इस तरह से था, ये ओरिजिनल मूवमेंट थी इसकी, ठीक है, और ओरिजिनल को ऐसे घुमा दिया इसने। तो ये कैसे घूम गया? ये घूम गया सर क्लॉकवाइज। तो एक पॉसिबिलिटी है क्लॉकवाइज रोटेशन की, ठीक है, और एक ऑप्शन है इसके अंदर कि ये क्या कर दे, ये इसी लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे। एक ये पॉसिबिलिटी है, ये इस तरफ घूम गया तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो दो ऑप्शन है, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज को हम लोग बोलते, और इसको हम लोग अपनी आंख से एनालाइजर के थ्रू देखते हैं, इसको बोला जाता है पॉजिटिव रोटेशन, ठीक है, और इसको नाम दिया जाता है दिस इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये नाम दिया जाता है इनको, ठीक है, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से ये हमारे पास है, इसको कंसीडर करते हैं हम लोग नेगेटिव रोटेशन, एंड दिस इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी, इसको एल से बोला जाता है, तो लीवो रोटेटरी, ठीक है, ये हमारे पास यहां पे आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। और यही सारी बातें आपकी इधर लिखी हुई हैं, दैट इज अभी। और हाँ, और क्योंकि ये घुमा पा रहा है, कौन घुमा पाता है? ये मॉलिक्यूल जो होते हैं दोनों ही, दीज बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। इनको हम लोग बोलेंगे कि तुम क्या हो, तुम ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो जो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को, उसकी डायरेक्शन को रोटेट कर सकते हैं। इसको, इसी एबिलिटी को बोला जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके साथ कुछ नहीं कर पाते, इसको बोला जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो यही चीज यहां लिखी हुई है, एबिलिटी ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड रोटेशन इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनालाइजर। जो कायरल होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एक कायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब आई थिंक तुम्हें उसका रीजन समझ आ गया। और अगर ये क्लियर है तो वही चीज यहां पे अब सारा समरी है। पॉजिटिव रोटेशन इज क्लॉकवाइज, इसको बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। नेगेटिव रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोला जाता है लीवो रोटेटरी, ठीक है। इसको डी फॉर्म बोला जाता है, उसको एल फॉर्म बोला जाता है। तो डी और एल यहां से आ जाते हैं, ठीक है, और ये डिफाइन भी कर दिया। इफ इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो हम लोग उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं एंड पॉजिटिव रोटेशन। इफ इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको नेगेटिव बोला जाता है, इट इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। तो डी एंड एल फॉर्म आपकी यहां से आती है, ठीक है। यहां तक तो आई थिंक सब क्लियर है। और अब एक अच्छी सी बात बताता हूं, क्योंकि इससे एक नया कॉन्सेप्ट और निकलता है, दैट इज जितने भी एननशॉमर्स आपके होते हैं, ऑल दीज एननशॉमर्स हैव इक्वल एंड ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन। जैसे मैंने बताया था आर का है, ये आर है, ठीक है। मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल ये आर है, ये जो है, ये इसका जो मिरर इमेज है ये आपकी डिफरेंट मॉलिक्यूल थी, बताया था, अभी मैं उसी के रिस्पेक्ट में बोलता हूं। तो ये और ये क्या है, अलग है। तो ये अलग, ये अलग, दीज आर व्हाट, दीज आर योर एननशॉमर्स। इतना बात समझ आ गई, क्योंकि इनके अंदर ना ही पीओएस है ना ही सीओएस है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये आर का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन को थीटा से रिप्रेजेंट करता है। मान लेते हैं ये प्लस 45 डिग्री है, ये तुम नहीं बता सकते ये प्लस है कि माइनस है, तुम्हें नहीं पता, ये एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा ऑप्टिकल वाला रोटेशन वाले का। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि इसका प्लस 45 है, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी, जो एननशॉमर होगा, इसकी रोटेशन के बारे में तुम पक्का एक बात बोल सकते हो कि ये जो होगी, ये आप एग्जैक्टली ऑपोजिट एट विद नेगेटिव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा पर साइन ऑपोजिट होगा। इतनी बात हम फिर कंफर्मेशन से कह सकते हैं। अगर कल को ऐसा होता कि सर इसकी वैल्यू θ1 होती लेट से -20 डिग्री, तो फिर आपका यहां पे θ2 आता +20 डिग्री। अब आपको नहीं पता कितनी है, ये तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक का पता है तो दूसरा उसका जस्ट नेगेटिव होएगा, इतना रख सकते हो। तो एननशॉमर्स विल हैव इक्वल एंड ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रेसिपी मिक्सचर। अब इसी कॉम्बिनेशन को अगर मैं एननशॉमर्स बराबर अमाउंट में ले लूं, एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने अभी वही वाला एननशॉमर लेता है, जैसे आर फॉर्म ले ली मैंने, ठीक है। लेट से मैंने आर के कुछ मॉलिक्यूल्स ले लिए,
तो मैंने ले लिए लेट्स से 50 मॉलिक्यूल्स आर के ले लिए मैंने, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने क्या करा, 50 मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने इसके ये वाले, तो 50 मॉलिक्यूल्स मैंने ऐसे ले लिए, इसके जस्ट मिरर इमेज ले लिए मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो भाई ऐसा है, एग्जाम्पल बताता हूं, मान लेते हैं ये प्लस 45 डिग्री पे रोटेट करेगा, तो सर ये किस पे रोटेट करेगा, ये सर माइनस 45 डिग्री पे रोटेट करेगा। तो लेट्स अज्यूम कि मैंने इसके ऊपर वो प्लेन पोलराइज लाइट मारी, तो प्लेन पोलराइज लाइट मारी मैंने आर के ऊपर, तो ये प्लस 45 मतलब इसने इसको इस डायरेक्शन में घुमा दिया प्लस 45 डिग्री पे, तो ये क्या करेगा, प्लस 45 डिग्री की रोटेशन देगा, ठीक है। जितने मॉलिक्यूल्स इन्होंने प्लस 45 पे घुमा दिया। अच्छा, फिर अगर ये आगे जाके इसके ऊपर गया तो ये क्या करेगा, सर ये माइनस 45 डिग्री की रोटेशन देगा। तो ये पहले इसने प्लस हुआ, अब ये वापस से माइनस पे आएगा, तो ये अब क्या हो जाएगी लाइट, यही लाइट अब ऐसी दिखने लग जाएगी आपको। तो ओवरऑल क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरे पास बाहर से मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन इस पूरे का तमाशा तो कुछ हुआ ही नहीं, ये अंदर हो रहा है, जो हुआ अंदर हुआ। तो जैसी लाइट आई वैसी निकल गई, हमें तो ये लगेगा कि कुछ रोटेशन हुआ ही नहीं, पर क्या ऐसा हुआ, रोटेशन हुआ, लेकिन एक ने जितना रोटेट करा उसके एननशॉर्मन उतना ही वापस रोटेट कर दिया। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, जो कि बाहर से लग रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन उसके अंदर इक्वल अमाउंट में रोटेशंस हो रही हैं, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, अपन ऐसे सोच सकते हैं कि यार बेसिकली इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एननशॉर्मर्स। तो वो क्या करेगा, ये होता, ध्यान रखना, ओवरऑल दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन क्या इनमें कायरल सेंटर वगैरह नहीं होता, सब होता है भाई इसके अंदर, सब होता है। मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव है पर नेट रोटेशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड योर रेसिमिक मिक्सचर। इसको अपन बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर, ये बस अपने को दिमाग में रखना है। तो वही डेफिनेशन यहां पे मैंने लिख दी, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एननशॉर्मर्स विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इक्वल एंड ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एननशॉर्मर्स। इस मिक्सचर को कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर, और एक प्यारा सा नाम है, हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन ऑफ एननशॉर्मर्स, कि भाई पहले तूने रोटेट करा, इसको देख के इसको गुस्सा आया, इसने वापस रोटेट कर दिया, ऐसे कैसे है। तो ये वाले गेम होता है, इनको बोला जाता है रेसिमिक मिक्सचर। आई होप दिस इज क्लियर। और यहां पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट सेट हो गया कि रेसिमिक मिक्सचर एग्जैक्टली क्या है, और हमें बेसिक टर्म्स का पूरा क्लैरिटी मिल गई। यस, अब सवाल यह है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर अभी भी ना, मतलब सब समझ आ रहा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया एज ऑफ नाउ कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, ये क्लियर हो गया कि कब पीओएस अगर सीओएस है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, और अगर नहीं होते तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये भी क्लियर हो गया। और ये भी पता लग गया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है तो एननशॉर्मर्स बनते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है तो एननशॉर्मर्स नहीं बनते। और एननशॉर्मर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी मिरर इमेजेस नॉन सुपर इंपोजिबल होती हैं, और अगर आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं तो उनकी मिरर इमेजेस सिमेट्रिक इंपोजिबल होती हैं, तो मॉलिक्यूल सेम रहते हैं। इतना क्लियर हो गया। पर मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसे पता लगेगा, अभी तक तो सब कुछ एबीसी में खेल रहे हैं, अबे रियल मॉलिक्यूल्स में कैसे पता लगेगा, उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो कि मैं पहले ही सिखा के आ चुका हूं आपको। अगर रियल में मॉलिक्यूल्स में ढूंढना है कि मॉलिक्यूल के अंदर कोई एननशॉर्मर है कि कोई डाइस्टीरियोमर है कि कोई सेम ही कंपाउंड है, तो वो हम लोग आरएस नॉमेनक्लेचर से करते हैं। आरएस ना कॉन्फ़िगरेशन, जैसे जीआई में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने ई और जेड किया था, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट इधर है, यहां पे हम लोग आरएस करते हैं। तो ऑप्टिकल में लगता है आरएस, ज्योमेट्रिकल में लगता है ईजेड। तो रूल्स भी वही हैं, द सेम रूल्स एज जीआई, हम लोग यहां पे सीआईपी रूल्स देखने वाले हैं। तो सीआईपी रूल्स आपने पढ़े हुए हैं, तो मैं सीधा सीधे आपको बोल देता हूं, वही चीज यहां लिखी हुई है। इट इज अ नॉमेनक्लेचर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर। दो आपके पास हो सकती हैं, एक होती है आर, एक होती है एस। इसके रूल्स है। आर और एस कैसे हो, पहले तो सीआईपी पता होना चाहिए, सीआईपी से आपको अरेंज करना है। सीआईपी से अरेंज करने के बाद, प्रायोरिटी ऑर्डर देने के बाद आप आर और एस की तरफ जा सकते हो। तो उसके लिए रूल्स है, सबसे पहले दो टाइप के रूल्स हैं, एक समझ लोगे दूसरा क्लियर हो जाएगा। पहले क्या करो, सीआईपी को यूज करके, सीआईपी रूल्स को करके इसको नंबरिंग दे दो। हाईएस्ट प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर से आ जाता था, ये नंबर 1, आई थिंक इसमें नंबर 2, फिर कार्बन नंबर 3, हाइड्रोजन नंबर 4। जो सबसे कम प्रायोरिटी का होगा इसको बोलते हैं एलपीजी, दैट इज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप।
तो आप देखो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन पे है कि हॉरिजॉन्टल पे है? मुझे दिख रहा है वर्टिकल पे, और ये वही केस है कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट अलोंग द वर्टिकल। इसके लिए एक निमोनिक है, याद रखना, दैट इज VCR। दिस इज VCR। VCR क्या होता है यहां पे लिख देता हूं, VCR। V स्टैंड्स फॉर वर्टिकल, C स्टैंड्स फॉर क्लॉकवाइज, R स्टैंड्स फॉर द नोटेशन दैट इज R। मतलब अगर मेरी जिंदगी में कोई वर्टिकल पे कौन है? वर्टिकल पे मेरा LPG है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। तो अगर वर्टिकल पे LPG है और आपकी रोटेशन क्या होगी? क्लॉकवाइज। अगर रोटेशन होती है क्लॉकवाइज तो R है, अगर रोटेशन होती है एंटी क्लॉकवाइज तो अपन क्या बोलेंगे? उस केस में वो हो जाएगा S। अब देख लो जरा रोटेशन कैसी जा रही है। यहां पे मुझे लगता है 1 फिर 2 फिर 3, तो 1 2 3 रोटेशन हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा यहां पे अगर देखोगे तो दिस विल बी S। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इस कायरल सेंटर की वो S हो जाएगी। समझ गए? तो पहले 4 अरेंजमेंट दे देने हैं, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देखना है, उसको हटा के सर्कल घुमाना है। सर्कल जिस डायरेक्शन में घूमेगा, अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो R होता क्योंकि ये वर्टिकल पे है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो S। और ये अगर आपको केस क्लियर हो गया, इसको जस्ट उल्टा करना है। तो अगर यही हॉरिजॉन्टल पे होगा तो हॉरिजॉन्टल पे क्लॉकवाइज पे S होगा, हॉरिजॉन्टल पे एंटी क्लॉकवाइज पे R होगा। तो यही केस नंबर 2 बन गया। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पे बस मैं उल्टा कर दूंगा, दैट इज यहां पे आपको देखना है, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल पे है तो उसमें रूल उल्टे हो जाते हैं। इस केस में क्लॉकवाइज करोगे तो S होगा, एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो उस केस में आपका R हो जाएगा। बस सब उल्टा हो जाएगा। जैसे इसको अरेंज करूं अगर मैं, तो सबसे ज्यादा इसमें से कार्बन 1, ट्रिटियम 2, ट्रिटियम 3, ये तो ये आ गया आपका LPG। इसको भूल जाओ, हॉरिजॉन्टल में बस भूल जाओ। 1 2 3, तो गाड़ी कैसे घूम रही है? गाड़ी ऐसे घूम रही है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, हॉरिजॉन्टल पे अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो कैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इस कायरल सेंटर की? ये हो जाएगी R। बस ये रूल्स हैं। अगर CIP पढ़ रखा है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आइसोमेरिज्म के, और अगर अब आपने ये 2 रूल्स को याद रख लिया तो आप R और S कर लोगे। और मैं बता रहा हूं RS अरेंजमेंट देने के बाद, RS कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। अब आपको इसमें कोई परेशानी और मिलेगी नहीं। यस, तो जैसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द प्रायोरिटी ऑर्डर। करो भाई इसको अंदर ट्राई, ठीक है। यहां पे सबसे पहले कौन आएगा? क्लोरीन सबसे पहले, फिर फ्लोरीन में से फ्लोरीन आएगा, फिर ये, फिर ये। तो LPG आ गया हॉरिजॉन्टल पे। गाड़ी कैसे घूम रही है? 1 2 3, तो ये क्लॉकवाइज घूम रही है। तो क्लॉकवाइज घूम रही है और हॉरिजॉन्टल पे है। क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल क्या होता है इस केस में? इस केस में आएगा आपका कॉन्फ़िगरेशन S। तो ये बंदा S हो जाएगा। इधर आओ जरा, ये रूल्स बता रखे हैं। 1, जितनी बड़ी चेन उतना सेक प्रायोरिटी, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर से ये क्या हो गया? LPG हॉरिजॉन्टल पे है, तो गाड़ी कैसे घूम रही है? 1 2 3, ये आपकी अब की बारी क्लॉकवाइज घूम रही है। फिर से ये क्या हो जाएगा? ये आपका S हो जाएगा। क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल S हो गया, ठीक है। अब हो सकता है एक से ज्यादा भी आ जाए कल को, ऐसे भी ऑप्शन है, एक से ज्यादा हो जाए, तो क्या करोगे? वही रूल है जो पहले वाले। यस, इसमें क्या है, एक एक करके देखना होता है। ये इस पे आते हैं जरा। ये कार्बन जो है, इसके एक तरफ कार्बन ब्रोमीन, इधर कार्बन, तो कार्बन ब्रोमीन आई थिंक फर्स्ट हो जाएगा। इन दोनों में दिख ही रहा है कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ ब्रोमीन और हाइड्रोजन और मिथाइल, बड़ा ग्रुप है। तो ये नंबर 2, 1 2, इन दोनों में 3 और ये 4, ये क्या हो गया? LPG, ठीक है। तो अब इधर देखो जरा, 1 2 3, 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका S, हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज। एक बार इसको S कर दिया, अब इस सबको मिटा दो, ठीक है। ये आपका S हो गया। अब इस पे आते हैं। सबसे पहले इनमें ब्रोमीन आ रहा है फर्स्ट, फिर अब दिख गया ऊपर सेकंड, ये नीचे थर्ड, ये फोर्थ। फिर से वही वाली बात, हॉरिजॉन्टल पे LPG है, तो गाड़ी कैसे घूम रही है? 1 2 3, क्लॉकवाइज घूम रही है अभी। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे घूम रहा है। तो इस तरह से आप करेंगे इसके अरेंजमेंट, ठीक है।
तो आई थिंक ये करना 4-5 क्वेश्चन करा दिए, अब इसमें तो कोई दुख होना नहीं चाहिए आपको। यस, तो अब जो एक बार आपने ये सेट कर लिया कि आप आर एस किस तरह से करोगे, जैसे तुम्हें ये क्लियर हो गया, अब आपको सिर्फ दिमाग में एक चीज रखनी है कि अब मैं आपको कुछ सीधे रूल्स बताता हूं कब आप किस में क्या लगाओगे। पहले मैं एक कायरल सेंटर पे आता हूं कि अगर आपकी लाइफ में एक कायरल सेंटर है तो एक बात पक्की है, जब भी एक कायरल सेंटर होगा तो मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक कायरल सेंटर है आपको रिलेशन ढूंढने को बोलेगा, दो मॉलिक्यूल्स दे देगा, बोलेगा इनके बीच में रिलेशन ढूंढो। तो अगर एक कायरल सेंटर आपकी लाइफ में है, एक अगर आर है और दूसरा एस है तो वो एनंशोमर। एक अगर एस है दूसरा आर है तो एनंशोमर है। एक आर है दूसरा आर है सेम, एक एस दूसरा एस सेम। इसको मैंने यहां पे एज अ रिजल्ट लिखा है। अगर एक कायरल सेंटर है आपकी लाइफ में तो अपन क्या बोलेंगे, दोनों सेम है, आर आर है तो सेम, एस एस है तो सेम। अगर ऑपोजिट हो गए, एक आर दूसरा एस या एक एस दूसरा आर, तब वो एनंशोमर्स की कैटेगरी में आ जाए। दो ही केस पढ़ने अपने को, एक कायरल सेंटर दो कायरल सेंटर, हमारे को दो ही पूछे जाते हैं। तो एक कायरल सेंटर पे अपन ये रूल्स अप्लाई करेंगे और मुझे लगता है ये करके अब हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, बिकॉज अल्टीमेट क्वेश्चन होता है फाइंड द रिलेशनशिप, और वो अब हमारे लिए काफी आसान हो गया। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं ये वाला, इसमें ढूंढ के बताओ, तो अपन फिर वही वाली बात करेंगे। हाँ ऑब्वियस सी बात है, ये देख लेना अटैचमेंट सिमिलर है ये नहीं, ठीक है, तो अटैचमेंट सिमिलर है सारी की सारी। तो यहां पे अब देखोगे तो मैं कॉन्फ़िगरेशन सेट करता हूं। आई थिंक फर्स्ट ये हो जाएगा, ये देखो जरा, दिस इज नंबर 1 ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, तो फिर ये, तो ये आ गया आपका लोएस्ट प्रायोरिटी। अब ये वर्टिकल पे है, गाड़ी कैसे घूम रही है, गाड़ी घूम रही है भैया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका एस हो जाएगा। यस, इधर देखो जरा, 1 2 3 4, अगेन हॉरिजॉन्टल पे है, गाड़ी घूम रही है आपकी क्लॉकवाइज, तो ये आर हो जाएगा। एक आर है दूसरा एस है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, ये हो जाएंगे सर एक दूसरे के एनंशोमर्स। बस इतना दिमाग में, दीज आर एनंशोमर्स। एक आर, एक ये एस है, ये आर है, एनंशोमर्स। ये एस आर होता, वो एस होता, एनंशोमर। ये एस और वो एस होता, सेम मॉलिक्यूल। ये आर वो आर होता, सेम मॉलिक्यूल। वही ये चीज है, ये अगर आपने दिमाग में रख ली आपका गेम सेट है। ये अल्टीमेट रूल्स हैं, दिस इज व्हाट यू हैव टू कमिट टू माइंड। डन और नॉट? जी हाँ, क्या बात। अगर ये रूल क्लियर हो गए तो वही चीज लिखी है, ठीक है। तो और अगर ऐसा कभी हो जाए, ठीक है, इट्स मिरर इमेज, अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक कायरल सेंटर उसकी मिरर इमेज विल शेयर, तो ये रूल बता दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है, इसको मारो गोल। चल अब आते हैं उन मॉलिक्यूल्स में जिनमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर है। ये थोड़े से टेढ़े हैं, लेकिन अगर ये क्लियर हो गया आपको तो फिर दिक्कत इसके ऊपर कुछ नहीं आ सकती, इसके अल्टीमेट ऊपर कुछ नहीं है। करना वाइस में एक है, देखो अगर दो कायरल सेंटर आ गए ना, एक सजेशन दे रहा हूं, पहले तो इसमें तो दिख ही रहे, इसमें तो डायरेक्टली दिख ही रहा तुमको, ये मॉलिक्यूल्स के अटैचमेंट्स ऊपर नीचे सिमिलर है। और क्या तुमको ऐसा भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही होगी कि सर यहां पे ना, वैसे तो तुम्हें फील हो जाना चाहिए कि मेरे पास क्या है, मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है मुझे इसमें, देखो जरा, जो नीचे वही ऊपर है ना। तो अगर मेरे को प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, इवन दो ये कायरल मॉलिक्यूल था, इवन दो ये कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर है, पर दो कायरल सेंटर होने के बाद मेरे पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ऊपर का जो कायरल पार्ट है नीचे के कायरल पार्ट को कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो इस केस में अगर कायरल सेंटर्स हैं फिर भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, मॉलिक्यूल ए कायरल है। कायरल सेंटर्स होने के बाद कायरल सेंटर्स हैं लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल क्या है, ए कायरल, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं मीजो कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड, जिसके अंदर कायरल सेंटर्स तो होते हैं पर फिर भी मॉलिक्यूल एक कायरल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। तो दिस इज द मीजो कंपाउंड। जब भी दो या उसके ऊपर में चले, एक में तो कोई ऐसा डाउट ही नहीं, एक में तो कभी मीजो बन नहीं सकता क्योंकि उसमें एक ही कायरल सेंटर है, लेकिन दो या दो से ज्यादा में मीजो कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम कैसे तैसे करके मीजो कंपाउंड को ढूंढें। अगर मीजो कंपाउंड है तो बेटा ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाता है, और अगर ये दिखाता है तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगी सर, वो तो सेम मॉलिक्यूल होगी। तो वहां के चक्करों में हमको नहीं पड़ना है भाई,
दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अवॉइड। अगर इसकी मिरर इमेज आ गई सेम मॉलिक्यूल होगी। तो सबसे पहला डबल वाले केस में क्या करना होता है, आपको मीजो कंपाउंड ढूंढना होता है। सर एक तो ऐसे डायरेक्ट दिख गया, आसान था क्वेश्चन, कल को ऐसे आसान सा ना दिखे, सेम ही क्वेश्चन कर रहा हूं, कल को दिखे ना, तो क्या करेंगे, तो इसकी आरएस किया करो। देखो अगर आप आरएस करोगे ना, सिमिलर अटैचमेंट दिख रही हैं, तो पहले यहां 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो गाड़ी कैसे घूम रही है 1 2 3, तो ये आपका ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला आर है क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे था। ऐसे ही अब आप क्या करो, नीचे करो, ऊपर वाला आर है मेरे पास, नीचे आओ जरा, ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3 हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये क्या घूम रहा है 1 2 3, ये आपका एस है, ठीक है, ऊपर आर नीचे एस। अगर ऐसा हो जाए कि मेरे पास सिमिलर अटैचमेंट्स हैं, ध्यान रखना, अगर ऊपर नीचे सिमिलर अटैचमेंट्स हैं और आपका एक बंदा आर आ गया और दूसरा उसका एस आ गया, या ऊपर वाला एस आ जाता नीचे वाला आर आ जाता, तो इस केस में आपको मीजो कंपाउंड मिलेगा। तो हम लोग आर एस से मीजो कंपाउंड की तरफ बढ़ जाएंगे, और अगर मीजो कंपाउंड मिल गया तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, सेम मॉलिक्यूल होगी। वो मैंने यहां पे एज अ रूल लिख दिया है। तो मीजो कंपाउंड पहले तो बता दिए थे क्या होते हैं, अकायरल मॉलिक्यूल्स containing more than one chiral center are called meso compounds. Yes, meso compound is optically inactive due to equal and opposite optical rotation of the chiral centers. तो ये मैंने meso compound को डिफाइन कर दिया, बट अब आपके उस पर रिलेशन पे आते हैं जो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम लोगों को। यस, तो ये मैंने रिलेशन बता दिया, दैट इज if we have two chiral centers with similar attachments on both carbon, then if one is R and another is S, the compound will always be meso compound, या फिर if one is S and other is R, तब भी बात वही है। तो जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन करा, ये वाला क्वेश्चन जो अभी करा, ऊपर क्या आ रहा था आर एस आ रहा था, यहां पे देखना जरा, यहां चेक करोगे ये आपका आर है, ये आपका एस है। जब आप करते क्वेश्चन तो ये आपका एस आता, ये आपका आर आता, तो तुम्हें वैसे तो दिख ही रहा है कि अगर सिमिलर अटैचमेंट है, एक आर दूसरा एस, तो भाई ये क्या होगा सर, ये मीजो कंपाउंड है। और तुम्हें एक चीज दिख रही है कि ये मीजो कंपाउंड है और ये आगे वाली इसकी मिरर इमेज है। एक मीजो कंपाउंड की जो मिरर इमेज होती है सर, ये क्या होंगे, ये दोनों आपस में सेम मॉलिक्यूल होंगे। तो दे आर एक्चुअली सेम मॉलिक्यूल, क्योंकि मीजो कंपाउंड क्या होता है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये तो सर आपने बता ही दिया, तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसकी मिरर इमेज इज सेम, और ये रिलेशन तुमको ढूंढना होता है। यस, चलो फिर और करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है, अब जैसे ये पॉसिबिलिटी है, इस पे आते हैं जरा, ठीक है, इस पे आते हैं, ये आपके सामने आ गया, इसमें करोगे तो यार ये आपका आर आ रहा है, ये तो सिमिलर पहले वाला ही है, जो स्ट्रक्चर सेम है ना, ऊपर वाला तो सेम है। नीचे करोगे तो अब ये जो आएगा आपका, ये अब की इसको अरेंजमेंट कर लो, 1 2 3, ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो ये करोगे तो 1 2 3, तो ये क्या आ जाएगा, अब की बारी ये हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है, तो ये सर एस आ रहा है, देख लो जरा एक बार, तो 1 2 3, तो यहां पे अब की बारी ये ऐसे घूम रहा है, ये घूम रहा है, देखना जरा, ऊपर वाला भी एक बार कर लेते हैं अगर मैंने सही गड़बड़ किया तो, ये आ गया 1, ये आ गया सर 2, इधर आगे इसको पूरा कर देते हैं, नीचे वाला एस आ रहा है, ऊपर वाला देखो 1 2 3 4, तो ये कैसे घूम रहा है 1 2 3, तो ये क्या आ रहा है एस आ रहा है, तो ऊपर नीचे दोनों ही एस आ रहे हैं, यहां ध्यान रखना ये एस कर दिया मैंने, ठीक है, ये एस ये एस, तो अब मेरे पास एस एस आ रहे हैं, ठीक है। आई थिंक कहीं मैंने इसमें गड़बड़ कर दी है, कहीं तो मैंने फिर गड़बड़ करी होगी पहले में, ठीक है, अच्छा हाँ यहाँ गड़बड़ करी है मैंने, ये उल्टा लिख दिया मैंने, तो ये एस होगा, ये एस होगा, ये आर होगा, ये आर होगा, ये एस होगा, इसको करेक्ट कर लेना एक बार, ठीक है। आइडिया ये है, इस पे आ जाते हैं, ये एस और ये एस, ऐसे इधर कर लेते हैं एक बार, 1 2 3, तो ये गाड़ी कैसे घूम रही है 1 2 3, ये आर होगा, 1 2 3, ये गाड़ी कैसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी बारी 1 2 3, तो ये भी आपका आर होगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब क्या है एस एस आर आर, तुम्हें दिख रहा है कि इसके अंदर कोई मिरर इमेज नहीं है, कोई स्प्लेन सिमेट्री नहीं है, बहुत बढ़िया, सिमिलर अटैचमेंट्स हैं लेकिन एक एस और दूसरा एस, यस,
अगर एक आर होता दूसरे से होता तो मीजो हो जाता, पर ये दोनों सेम हो गए, या फिर दोनों ही आर हो गए। उस केस में क्या है, उस केस में ये दोनों क्या होंगे, ये आपस में एक दूसरे के एननशॉमर होंगे। तो यहां पे अब की बारी जो रिलेशनशिप निकल रहा है वो आपका एननशॉमर्स का निकल रहा है। अगर एक आर एक एस होता, ये चीज यहां पे मैंने करी हुई है, ठीक है, ये देखो सर, ये यहां पे लिखी हुई है हमने। अगर आपके पास दो कायरल सेंटर्स हैं, पहले मीजो को हटा दो, मीजो हटाने के बाद देखना है, पहले मैंने ये चीज करी यहां पे, क्या मेरे को कहीं मीजो दिख रहा है, मेरे को कहीं मीजो नहीं दिख रहा, तभी मैं हरकत कर सकता हूं। अगर मीजो नहीं है तो अगर ये एस है और इसके सारे ऑपोजिट इधर है, अगर ये एस एस है ये आर आर है तो एननशॉमर, अगर ये आर आर होता ये एस एस होता तो भी एननशॉमर। और वही चीज यहां पे समराइज करिए कि अगर एक तरफ आर आर है उसके मिरर इमेज एस एस की है और एक तरफ एस एस है उसकी मिरर इमेज आर आर की है, तो ये क्या हो जाएंगे, एननशॉमर्स हो जाएंगे। तो ये आपका रूल नंबर 2 हो गया कि अगर कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ऑल रिस्पेक्टिव कायरल सेंटर आर ऑपोजिट एंड देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो क्या बोलेंगे, देन द टू मॉलिक्यूल्स आर योर एननशॉमर्स। ये आपको रूल नंबर 2 याद रखना है। और अगर ये क्लियर हो गया है तो अब दो पॉसिबिलिटी थी कि अगर एक तो हमने मीजो वाली करी, ठीक है, एक तो मीजो वाली कर ली, दो कायरल सेंटर में एक तो मीजो हो गया तो वो तो बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल दे देगा। एक हमने देख लिया कि मीजो नहीं है तो सारे ऑपोजिट हैं तो वो एननशॉमर हो गया। कल को एक ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी जिसमें एक, मान लो जैसे हमने अभी क्वेश्चन करा कि एक आर और इधर आर था, इसके सामने एस है, इसके सामने एस है, या फिर इसके सामने आर है और एक एस है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो गई, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। या फिर ऐसा हो जाए कि सर इधर एस एस थे, इधर सामने आर हो गया, इधर सामने एस हो गया, मतलब कुछ सेम है कुछ अलग है, ऐसे भी हो सकता है, ये थर्ड पॉसिबिलिटी है, कुछ सेम कुछ अलग। अगर ऐसा कभी हो जाए कुछ सेम है एंड कुछ अलग है, ऑब्वियस ही बात है, कब, जब मीजो आपने हटा दिया, सबसे पहले मीजो चेक करना, मीजो हटाने के बाद अगर कुछ ऐसा आ जाए, ऐसे केस में जो आंसर होता है वो हमेशा होता है तुम्हारा डाई स्टीरियोमर्स। ये आपकी थर्ड पॉसिबिलिटी है कि अगर आपकी लाइफ में यहां पे लिख दिया दैट इज व्हेन सम ऑफ द कायरल सेंटर्स हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन बट अदर हैज ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, द मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी डाइस्टीरियोमर्स। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो अब एक क्वेश्चन देता हूं जिससे कि ये सारा कुछ समराइज हो जाए। भाई छोड़ दे, माना कि रात के 4 बज रहे हैं पर थोड़ा सा परेशान तो कम कर। यस, फाइंड द रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग, दिस इज द समरी क्वेश्चन। मतलब अगर आपको सारा कुछ जितना मैंने कराया वो क्लियर हो गया तो अब आप इस एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और आप पूरा कुछ कवर कर सकते हो। ठीक है, यहां पे चेक करना जरा, कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लो यार। एक तो तुम्हें दिख ही रहा है कि ये बंदा जो है ना, ये बंदा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यस, इसमें दिख रही है तुमको, तो दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये कैसा होगा सर, ये तो मीजो कंपाउंड है, इतना तो मुझे कंफर्म दिख रहा है। फिर भी मैं इसका आरएस करूंगा, ठीक है। अगर आप कर लोगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये हॉरिजॉन्टल, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 ये हो जाएगा एस। ऐसे ही 1 2 3 ये कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया आर। और वो वैसे भी दिख रहा है कि ऊपर नीचे सिमिलर अटैचमेंट्स है और कॉन्फ़िगरेशन आरएस है, तो मतलब ये मीजो होगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इसमें देखोगे तो ये आपका एस है, ठीक है, और करोगे ये आपका एस आएगा, इसका करोगे ये आर आएगा, इसका करोगे ये आर आएगा, चेक कर लेना। तो ये तो मीजो हो गया, इसको तो लगी कर दो। ठीक है, इधर आओ जरा, सब ऑपोजिट है, सब ऑपोजिट है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, एक वो तो वैसे भी दिख रहा होगा हमको, और सारे कॉन्फ़िगरेशंस ऑपोजिट हैं, ये एस तो ये आर, ये एस तो ये आर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में एननशॉमर हो जाएंगे। तो दीज आर एननशॉमर। अब सवाल आता है कि 1 और 2 क्या होंगे आपस में, या 1 और 3 क्या होंगे आपस में। तो 1 एंड 2 ये क्या होंगे, 1 और 2 में कुछ सेम है कुछ अलग है, इस रिलेशन को बोलेंगे डाइस्टीरियोमर। यस, 1 और 3 में ऊपर अलग है नीचे सेम है, तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, ये भी सर डाइस्टीरियोमर हो जाएंगे। यस, और ऐसे ही 2 एंड 3 तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, 2 एंड 3 क्या हो जाएंगे, एननशॉमर हो जाएंगे। बस इतना आइडिया रखना है अपने को, और ये अगर आपको क्लियर हो गया तो मेजर डिस्कशन वाला पॉइंट खत्म हो गया। अब बस कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स हमें करने हैं,
जिसके बाद गेम सेट हो जाएगा। यस, चलिए, तो ये हमारा मेन था कि एनंटियोमर्स क्या है, डाइस्टीरियोमर्स क्या है और किस तरह से इनको ढूंढना है। आई होप यहां तक पूरा क्लियर है। अब देखो, अब देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स, स्पेशल मॉलिक्यूल्स, जहां पे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं विदाउट कायरल सेंटर्स। तो वो हमारे सामने सम मॉलिक्यूल्स नॉट कंटेनिंग एनी कायरल सेंटर पर ऑप्टिकली एक्टिव, एलीन्स, एट्रोपाइसोमर्स और स्पाइरो कंपाउंड्स। एलीन्स की अगर मैं बात करता हूं, यस, एलीन्स की अगर मैं बात करता हूं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एलीन्स हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं किसके अंदर, आपके पास जब जीआई पढ़ रहे थे तब ये देख रखा था। तो मैंने बताया था कि यहां पे अगर लगातार मॉलिक्यूल होता है तो मान लो अगर ये इस तरह का प्लेन होगा तो ये अंदर बाहर जाता हुआ प्लेन होगा, ठीक है। तो ये अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, इवन पाई बॉन्ड्स हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन प्लेनर, तो ये नॉन प्लेनर होते हैं। और नॉन प्लेनर के अंदर ही आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलती है, इन्हीं के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास प्लेनर है, ये ऐसा है, ये फिर अंदर बाहर जाता हुआ है और ये फिर ऐसा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड वाले जो सिस्टम होते हैं वो प्लेनर होते हैं। अब प्लेनर के अंदर जीआई तो मिलती है पर इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग के सबसे पहले कोशिश क्या होगी कि जब भी एलीन्स देखने हैं हम लोग वो एलीन्स ढूंढेंगे जो कि क्या है, जो कि इवन नंबर में है और आपके पास घूमे, इवन नंबर मतलब नॉन प्लेनर होना चाहिए। तो वही चीज यहां लिखी हुई है, टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वी नीड इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन एलीन्स, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करते हैं तो कैसे होगा भाई, देखो क्या इवन नंबर है, हाँ, पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन है कि जो आपका कोने वाला कार्बन होने चाहिए उसकी अटैचमेंट्स अलग होनी चाहिए। क्या ये अलग है, हाँ जी, तो ये आपका स्टीरियो सेंटर हो गया। क्या ये अलग है, एक कार्बन पे क्या कोने वाले अलग अटैचमेंट्स है, हाँ जी। तो अगर दोनों कार्बन पे अलग अलग अटैचमेंट्स हैं, ये क्या कर दोगे, ये कंडीशन मीट होने के बाद और इवन पाई बॉन्ड होने के बाद आप बोलोगे मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। ये हमारा गेम है। इधर देखो, इवन पाई बॉन्ड है, जी हां, तो इवन वाली एक कंडीशन, इवन वाली, दूसरा स्टीरियो सेंटर वाली। ए और बी अलग अलग है, स्टीरियो सेंटर। ए और ए सेम है, ये स्टीरियो सेंटर नहीं है, तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये अपन अब ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे इसको, ठीक है। तो अगर मैं ओ आई लिखता हूं ऑप्टिकली इनएक्टिव, ओ ए लिखता हूं ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर ये क्लियर हो गया है तो ये क्वेश्चंस आपके सामने है, इसको ट्राई करो। दो आ रहे हैं, अलग है, सही है, अलग है, सही है, ऑप्टिकली एक्टिव। एक दो तीन, तीन आ रहे हैं, तीन में सीधा लिख दो ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक दो तीन चार, चार आ रहे हैं मतलब इवन है, सही है, अलग है, सही है, अलग है, सही है, ऑप्टिकली एक्टिव। इस तरह से ये क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे। यस, एलीन्स का केस सेट हो गया, जी हां। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से एट्रोपाइसोमर्स होते हैं, ये भी हम लोग ऑलरेडी, ये तीनों केसेस हम लोग पहले भी जीआई में कर चुके हैं, बस जीआई में ऑड देखते थे, इसमें इवन देखते हैं। तो इवन देखो, अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ रिंग्स हैं तो ये इस तरह से अलाइंड हो जाती है, और ये हाँ, अगर ये ग्रुप्स बड़े बड़े हो, ठीक है, बल्कि ग्रुप्स हो, तो ये क्या होता है, रिपल्शन को कम करने के लिए ऐसे हो जाता है। तो ये सिस्टम कैसा हुआ, नॉन प्लेनर सिस्टम हुआ। तो दो रिंग्स में नॉन प्लेनर होगा या इवन रिंग्स में, ठीक है, कल को दो के आगे चार लग जाएंगे, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ रिंग्स अगर आपके पास है, बेंजीन रिंग्स कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, तो हमें क्या करना है, हमको देखो अगर जैसे तीन रिंग्स हो गई तो ये क्या हो जाएगी, ये ऐसे, ये देखो ऐसे घूमा, और फिर ये इसकी ये ऐसे है तो ये आगे ऐसे हो जाएगी, तो ये और ये क्या हो जाएगी, प्लेनर। तो इसके अंदर अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ रिंग्स हैं तो यहां पे ऑप्टिकली इनएक्टिव होती हैं, सीधा सीधा बोल दिया करो। लेकिन अगर आपके पास इवन रिंग्स होती हैं तो हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी यहां पे चेक कर सकते हैं। बट हां, कुछ इसके ऊपर भी कंडीशन है कि ये कंपाउंड होने चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो रिंग्स आपकी इवन होनी चाहिए, बाकी ये सारे ग्रुप आपस में अलग होने चाहिए। जो मैंने ग्रुप्स यहां पे रखे हुए हैं ये वाले, ये ग्रुप्स आपस में अलग होने चाहिए, मतलब ये इससे अलग होना चाहिए, ये इससे अलग होना चाहिए, ठीक है। तो वो लिखा हुआ है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हैपेंस इन नॉन प्लेनर सिस्टम बता दिया। हाँ, ये ग्रुप्स ये नहीं हो सकते, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, साइनाइड, फ्लोरीन, हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये छोटे होते हैं, हमको थोड़े से बल्कि ग्रुप्स चाहिए होते हैं। तो अब क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, रिंग्स काउंट करो, और ये कितनी रिंग्स हैं सर, ये दो रिंग्स हैं, तो इवन रिंग्स है, पहली कंडीशन मीट हो रही है। बाकी क्या ये इससे अलग है, हाँ, क्या ये इससे अलग है, हाँ, तो ये बंदा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक दो तीन, ऑप्टिकली इनएक्टिव कर दो, एक दो, सही है,
मिथाइल और इथाइल अलग है, हाँ मिथाइल और मिथाइल सेम है, तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस तरह से क्वेश्चन सेट करोगे आप। यस, ये बस दिमाग में रखना। और इसी का एक तीसरा कजन होता है जिसको बोलते हैं स्पाइरो, आई थिंक वो भी सिमिलर है। अगर आप देखोगे इवन रिंग्स हैं तो नॉन प्लेनर सिस्टम होगा, और अगर आप ऑड रिंग्स देखोगे तो वो प्लेनर हो जाती है, ये और ये आपस में प्लेन में आ जाएगी। तो इसको हमको नहीं लेना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहां पे हमारे के पास क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स शुड बी इवन एंड ये ग्रुप्स आपके अलग अलग होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन करते हैं, कितनी रिंग्स आ रही है, 2 रिंग्स आ रही है इवन, ये और ये अलग है, ये और ये अलग है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। 1 2 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव, 1 2 इवन, ये और ये सेम हो गया तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ग्रुप होगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। और इसके बाद हमारे मोटे मोटे केसेस कवर हो गए हैं कि कौन सी ये जितनी स्पेशल टाइप ऑफ कायरलिटी के स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे अब हमने केस कवर कर लिए। अब आते हैं नंबर के क्वेश्चंस कि हमसे ये पूछ लेगा हाउ मैनी, ये भी तीसरी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि कितने आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रेजेंट हैं। ऐसे केस में क्या करेंगे, अपन देखेंगे पहले स्ट्रक्चर कैसा है, क्या आप उसको दोनों तरफ से नाम कर सकते हो, इसलिए नोमेनक्लेचर करना था। तो ये आपको सिर्फ एक तरफ से नाम कर सकते हैं, नंबरिंग आई थी तुम्हें समझ आ रहा होगा, सिर्फ इस तरफ से होगी। तो अगर अनसिमेट्रिकल टाइप स्ट्रक्चर है जिसको एक ही तरफ से, नंबरिंग इसकी यहां से कर सकता हूं, अगर सिर्फ एक तरफ से नंबर कर रहा हूं तो ऐसे केस में पहले तो क्या करना, कायरल सेंटर ढूंढ लेना। ये एक 2 कायरल सेंटर है, तो आपको क्या करना है, कायरल सेंटर ढूंढने हैं। तो ये दोनों कायरल सेंटर निकल गए। अब इसके कुछ फॉर्मुलेज हैं, ये फॉर्मुला मैंने इस पेज पे लिखे हुए हैं। तो ये क्या है कि एक ही तरफ नंबरिंग की जा सकती है अनसिमेट्रिकल, और ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, तो जितने कायरल सेंटर है उसको लिखा करो n। तो मेरे पास 2 कायरल सेंटर है, तो मेरे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है, इसके अंदर मीजो तो 0 होंगे, तो नंबर ऑफ मीजो आपके 0 है। इसके अंदर जो एनंस्ट्रॉमर्स होंगे वो 2 की पावर n होंगे। तो यहां पे अगर कोई मेरे से पूछे नंबर ऑफ मीजो तो मैं बोलूंगा 0। कोई मेरे से पूछे नंबर ऑफ एनंस्ट्रॉमर्स तो मैं कितने बोलूंगा, 2 की पावर n। कितने आ गए, 4। और अगर मैं पूछूं टोटल, ये टोटल आपके पास कितने आ रहे हैं, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आ जाएंगे, तो दैट इज 0 + 4 दैट इज 4। तो ये हमारे पास आंसर है। ये इस तरह से करने हैं, ठीक है। यही 3 चीजें जनरली पूछते हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल का। सर अगर सिमेट्रिकल आ जाए तो सिमेट्रिकल में अब देखने पड़ेंगे कि इवन n की वैल्यू इवन है कि ऑड है। तो अगर मेरे पास सिमेट्रिकल आ जाता है, मतलब मैं नंबरिंग दोनों तरफ से कर लूं, जैसे ये स्ट्रक्चर है, मैं नंबरिंग यहां से भी कर सकता हूं 1 2 3 4, मैं नंबरिंग यहां से भी कर सकता हूं 1 2 3 4। तो अगर मेरे पास दोनों तरफ से नंबरिंग हो रही है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। आप यहां भी कायरल सेंटर ढूंढोगे, और कायरल सेंटर की 2 पॉसिबिलिटीज है, यहां इवन की है या ऑड की है। तो यहां पे n कितना आ रहा है, 2, जो कि क्या है, इवन। अगर इवन आ जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूले लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ एनंस्ट्रॉमर्स कितने, 2 की पावर n-1। तो कितने हो जाएंगे इस केस में, 2 की पावर 2 - 1, दिस इज 2 की पावर 1 दैट इज 2। ऐसे ही नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड्स कितने आ गया, 2 की पावर n/2, तो 2/2 - 1, 2 की पावर 1 - 1, 2 की पावर 0 दैट इज 1। तो ये आपके पास आ गया। तो 2 इसमें एनंस्ट्रॉमर, 1 इसमें मीजो, तो आपको टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज 3। तो टोटल निकालने तो आसान है, एनंस्ट्रॉमर प्लस मीजो कर दोगे तो टोटल निकल के आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, इवन वाले सिमेट्रिकल। सर अगर ऑड आ जाए, तो जैसे ये ऑड आ गया, तो इस केस में क्या है, इस केस में ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड सूडो कायरल सेंटर। अभी इसको पढ़ेंगे आगे जाके, इसको बोलते हैं सूडो कायरल सेंटर। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी समझा दूंगा, ये अगला स्लाइड यही है। एज ऑफ नाउ ये कायरल सेंटर मानते हैं इसको। तो 3 हमारे पास आ रहे हैं और सिमेट्रिकल है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहां पे देखो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला है 2 की पावर n-1, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 दैट इज 4। मीजो कितने होते हैं, ये होते हैं 2 की पावर 3 - 1/2 दैट इज 2 की पावर 2/2 दैट इज 2 की पावर 1, ये आ गया 2। तो 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स थे, मीजो उसमें से 2 हैं। तो अगर कोई मेरे से पूछे एनंस्ट्रॉमर्स कितने हैं, तो एनंस्ट्रॉमर्स निकल के आएंगे 4 - 2 दैट इज 2। तो ये इस तरह से मैं इसका क्वेश्चन करूंगा फॉर योर ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। ध्यान रखने वाली बात यह है, इसमें ये वाला तुमको लग सकता है कि दिस इज नॉट कायरल सेंटर। अब मैं बताता हूं व्हाट इज दिस सूडो कायरल। हम इसको मान के चलेंगे
फॉर्मूला में इंक्लूड होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड सूडो कायरल सेंटर। क्या होता है सूडो कायरल सेंटर? ऐसा कार्बन जो कि तुमको लग रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी एक एग्जाम्पल लिया था, इसके दो अटैचमेंट्स अलग है, दो अटैचमेंट्स अलग है। पहले तो दो अटैचमेंट देख लो, ये अलग होंगी, लिखा है कार्बन अटैच्ड विद टू डिफरेंट ग्रुप्स। अब अगले जो ग्रुप्स हैं, या तो ये ग्रुप जो होंगे, जैसे इसके अंदर क्या होने लग जाए, जीआई दिख जाए, जीआई वाला केस पहले बता रखा था, या तो ये जीआई दिखा दे, ठीक है, वो याद है इजेड वाला, या फिर ये क्या हो, इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर मतलब ये कायरल सेंटर हो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, सुनना, अगर मान लो अगर ये ई है और ये जेड हो गया, तो ये और ये अलग हो गया, ये और ये अलग हो गया, तो तब ये कायरल की तरह काम करता है। अगर ऐसा होता कि सर ये जेड होता, ये ई होता, तो भी ये कायरल सेंटर है। लेकिन सर अगर ऐसा हो जाए कि ऊपर ई है नीचे भी ई हो जाए, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। अगर ऊपर वाला जेड है नीचे वाला जेड है, तो भी ये कायरल सेंटर नहीं है। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसको बोलते हैं सूडो कायरल सेंटर। सेम हरकत यहां पे, ये तो अलग है, ऊपर मान लो अगर आर है नीचे मान लो एस है, तो ये कायरल है। ऊपर एस है नीचे आर है, कायरल है। ऊपर अगर आर हो गया नीचे आर हो गया तो कायरल नहीं है, ऊपर एस हो गया नीचे एस हो गया तो कायरल नहीं है। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड सूडो कायरल सेंटर। लेकिन हम सूडो कायरल सेंटर्स को कंसिडर करके ही कैलकुलेशंस करेंगे, फॉर्मूला के अंदर ये कंसिडर होता है, ठीक है। तो ये बस दिमाग में रखना है। और अगर ये हो गया तो अब इसके ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि इन दोनों को कंबाइन कर देता है, दैट इज नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अगर आपके पास टोटल नंबर पूछ ले, क्योंकि दो तरह के हमने लास्ट लेक्चर में जीआई पढ़े थे, इस लेक्चर में ओआई पढ़े हैं। तो मान लो कि हमारे पास कुछ एक्स जीआई आ गए कैलकुलेट करके, फॉर्मूले तुम्हें लास्ट क्लास में कराए थे, और वाई मान लो मेरे ओआई आ गए, ऑप्टिकल आइसोमर। तो जीआई एक्स है, ओआई वाई है। अगर मेरे को टोटल स्टीरियो आइसोमर ढूंढने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तो वो मैं कितने ढूंढूंगा, उसके लिए फॉर्मूला सीधा सीधा बनेगा, दैट इज एक्स इंटू वाई। ये मेरा फाइनल बन जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है ये एक्टिव डबल बॉन्ड है, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, दिस इज एक्टिव डबल बॉन्ड। इसके दो ऑप्शन है, ठीक है, इसके पास दो, एक ही एक्टिव डबल बॉन्ड है, तो ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, एक एक्टिव डबल बॉन्ड। तो यहां पे अगर मैं नंबर ऑफ जीआई, यहां पे लिखा है, हाँ ये लिखा है ना, तो नंबर ऑफ जीआई ढूंढूं, कितने जीआई बन जाएंगे, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 दो बन जाएंगे। अच्छा ओआई कितने बन जाएंगे, ये कायरल सेंटर है, अनसिमेट्रिकल है, तो ये भी 2 की पावर 1 दो बन जाएंगे। टोटल कितने होंगे, 2 इंटू 2, दैट इज टोटल विल बी 4। और ये चार पता कौन से होंगे, ये भी बताता हूं, ई के साथ आर, ई के साथ जेड के साथ आर, जेड के साथ एस, ये मेरे चार होंगे जो कि आपको उसने पूछ लिया। इस तरह से ये वाले क्वेश्चन बनेंगे। बट यस, ये सबसे ज्यादा टफ वाले हो जाएंगे। जीआई भी डाल दिया, ओआई भी डाल दिया, मिलके दोनों को कंबाइन पूछ लिया, ठीक है। चलो ये अगर आपको क्लियर हो गया। अब यार इसके अलावा ना, अच्छा ये यल कॉन्फ़िगरेशन बतानी थी यार, ये जो आपके पास है ना, ये भी कई बार पूछ लेता है। अभी ये वाले जो कॉन्फ़िगरेशंस बताने जा रहा हूं, ये आगे जाके, अभी तो हमको इतनी शुरू शुरू में तो इतना नहीं आएंगी, ये आगे जाके लास्ट में ना एक चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल्स, उसमें पूछ ली जाती है। बहुत डायरेक्ट है, सिर्फ इसमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे एक बायोमोलिक्यूल आपको दे रखा है, ये आपके आगे जाके ना वो होंगे कार्बेल्डी है, ये जो क्या कहते हैं एल्डिहाइड्स होते हैं ना, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें आपको ये दिखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। तो अपन को क्या करना है, लास्ट, इसको बोलते हैं लास्ट कार्बन। लास्ट कार्बन है, तो ये अगर लास्ट कार्बन होगा, नंबरिंग अगर आप करोगे तो 1 2 3, ये लास्ट है, तो ये क्या हो गया, सेकंड लास्ट। आप सेकंड लास्ट कार्बन पे आओ और देखो जरा, उस पे एक तरफ H एक तरफ OH, आप डायरेक्शन पकड़ो OH की, ठीक है। ऐसे ही ये लास्ट कार्बन था, तो ये सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन पे OH को पकड़ो। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे OH आपका लेफ्ट साइड पे है, इसको बोलेंगे एल फॉर्म, और अगर वो राइट साइड पे है तो बस इसको बोलेंगे डी फॉर्म। बस इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ इतना, लेफ्ट पे एल, डी राइट पे डी, बस इतना दिमाग रखना। इसका वो डी डेक्स्ट्रो लिवो से कोई रोटेशन नहीं, कोई लेना देना नहीं है। वो छोटे डीएल थे, उनसे लेना देना नहीं है इसका, ये बड़े डीएल है। बस ये इसी कार्बोहाइड्रेट्स की अरेंजमेंट को बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं। जैसे ये आपके पास है, इसमें देखो जरा,
तो 1 2 3 4 5 लास्ट है, सेकंड लास्ट पे आओ, सेकंड लास्ट पे ये राइट साइड दिख रहा है तो इसको क्या बोलूंगा, डी फॉर्म बोलूंगा। ऐसे आपके पास डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो बस वो इस बेसिस पे आते हैं। चलो एक तो डीएल हो गया। एक आता है 4 कार्बन पे आपका इराइथ्रो और थ्रियो। अगर आपके दोनों OH सेम साइड पे हैं तो इसको इराइथ्रो बोलते हैं। अगर आपके दोनों OH ऑपोजिट साइड पे हैं तो इसको थ्रियो बोलते हैं, ठीक है, थ्रियोस फॉर्म बोलते हैं इसको। बस ये दिमाग में रखना, OH सेम साइड इराइथ्रो, ऑपोजिट साइड थ्रियो। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन एक दो आते हैं एपीमर, एनोमर, एक ये और कवर कर लेते हैं। एपीमर क्या होता है, दोज डाइस्टीरियोमर्स व्हिच हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस वन कायरल सेंटर ओनली। जैसे अगर आप इसके अंदर देखोगे ये वाला बंदा और ये वाला बंदा अलग है, ठीक है। तो इसको 1 2 3 4 5 6, बाकी सब सेम है 1 2 3 4 5 6। इनको क्या बोलूंगा, क्योंकि ये सेकंड कार्बन पे अलग है, इसको बोलोगे C2 एपीमर। सब कुछ सेम है, बस एक लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए तो C2, ये क्या हो जाएगा एपीमर। इसको देखो सब सेम है, बस इनमें डिफरेंस कहां आ रहा है, C4 पे। ये C4 और ये C4 अलग है, तो इनको मैं क्या बोलूंगा, इनको मैं बोलूंगा C4 एपीमर। ध्यान रखना है सिर्फ एक पे अलग होना चाहिए। कोई मेरे से पूछे सर ये मैनोज और ग्लेक्टोज क्या एपीमर है, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि इनमें और उसमें दो जगह पे फर्क आ रहा है। तो मैनोज और ग्लूकोज जो होते हैं ये C2 एपीमर्स हैं, ग्लूकोज और ग्लेक्टोज जो है वो C4 एपीमर है। बस ये दिमाग में रखना, एक लेवल पे चेंज होना चाहिए तो इनको एपीमर बोलते हैं। ऐसे ही ऑल द एपीमर्स, ये क्वेश्चन आता है, ऑल एपीमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स। हाँ, डाइस्टीरियोमर तो सारे के सारे होंगे ही, लेकिन क्या सारे के सारे डाइस्टीरियोमर एपीमर होते हैं? जैसे ये एग्जांपल है, क्या ये और ये एपीमर है, ये डाइस्टीरियोमर्स तो है, तो एपीमर है नहीं, इसे दो जगह पे बदल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एनोमर्स। अब ये स्पेशल होते हैं, अगर आप साइक्लिक लेवल पे आपको एपीमर मिल जाए तो साइक्लिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये ग्लूकोपाइरानोज, आगे जाके बायोमॉलिक्यूल्स में करोगे स्ट्रक्चर कहां से बनते हैं, अभी के लिए बस स्ट्रक्चर होता है ये। तो ये आप देखोगे इसको ये वाला पोजीशन और ये वाली पोजीशन अलग है, बाकी सब सेम है। तो साइक्लिक एपीमर्स जो होते हैं, सिर्फ साइक्लिक स्पेशल केस है, एपीमर्स के अंदर भी साइक्लिक, तो साइक्लिक एपीमर्स आर कॉल्ड एनोमर्स। तो क्या सारे एनोमर्स एपीमर्स होते हैं? जी हां, लेकिन क्या जरूरी होना कि सारे एपीमर्स साइक्लिक हों? तो सारे एपीमर्स आर नॉट एनोमर्स। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, अब बात करते हैं आपके लास्ट टॉपिक की, उसके बाद आपका ये खत्म, दैट इज कॉन्फर्मेशंस। देखो यार, आपकी लाइफ में मॉलिक्यूल्स आएंगे कुछ ऐसे, कॉन्फर्मेशन अभी तक जितना भी आपने करा था वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड था, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं सिंगल बॉन्ड, जैसे सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, अब इसके अराउंड मॉलिक्यूल्स भटक सकते हैं, घूम सकते हैं, तो ये होती है अनरिस्ट्रिक्टेड। तो अनरिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के थ्रू हम लोग देखना चाह रहे हैं, वही लिखा है कि कॉन्फर्मेशंस आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होती है, एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे कॉन्फर्मेशंस होते हैं, एंड बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी चेंज नहीं होती। ये क्वेश्चन आपका नीट 2016 में पूछा गया था एज इट इज, ठीक है। आगे, ऑल द कॉन्फर्मेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल स्टेबिलिटी ड्यू टू डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन, अभी हम उसी के ऊपर आने वाले हैं। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फर्मेशन, उतना ही मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट करना चाहता है। कॉन्फर्मेशन चेंजेस आर नॉट केमिकल चेंजेस, क्योंकि इसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं टूट रहा, बस बॉन्ड अपना अरेंजमेंट इधर उधर शिफ्ट कर रहा है, टूट कोई भी बॉन्ड नहीं रहा, ठीक है। और ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो दो आपको हम लोग पढ़ाएंगे, एक इथेन और इथेन के बाद आपका आता है एक ब्यूटेन। ये दोनों क्लियर हो गए, यही एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आपके सब मामला सेट। स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है इथेन का, 2 कार्बन का, मैं इसको इस तरह भी बना सकता हूं, देखो जरा, ये कार्बन को ऐसे, ये इसके अराउंड ना बॉन्ड खींच दिया, ये जो बॉन्ड है इसको थोड़ा सा खींच दिया, ये वाला बॉन्ड है, तो ये ऐसे हो जाएगा, इसके 3 हाइड्रोजन लगे, 3 हाइड्रोजन, तो आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे ही 3 हाइड्रोजन इसके। इसको ना, अगर मैं इसको बोला जाता है सॉहर्स, दिस इज कॉल्ड, अच्छा लिखा है ऊपर, दिस इज कॉल्ड सॉहर्स। सॉहर्स को अगर आप इस डायरेक्शन से देखो तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा सामने कार्बन है, देखो जरा, ये सामने का कार्बन है, ये वाला है, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 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 सही। आपको पीछे क्या दिखेगा, पीछे वाला दिख नहीं रहा कार्बन, लेकिन मुझे दिखाना तो है किसी तरह से, तो ये पीछे वाला कार्बन है मेरे पास, ठीक है। इसके साथ क्या लगा है, इसके साथ हाइड्रोजन लगा है,
तो एक हाइड्रोजन ऐसे लगा है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ इधर भी हाइड्रोजन लगा, इसके जस्ट पीछे, तो इसके जस्ट पीछे ऐसे, और दिख तो रहा नहीं है लेकिन हमें दिखाना तो है, यस, ऐसे हो गया। और एक आपके पास क्या हो जाएगा, एक आपके पास इधर आ जाएगा ऐसे हाइड्रोजन, यस। ये हम लोग देख ले जरा, ठीक है, इससे जस्ट पहले बनाने हैं सारे। आई होप दिस इज क्लियर, यस। तो ये इसके आगे पीछे है ना, देखो जरा, इसकी तरफ ये दिख रहा होगा, इसकी तरफ ये दिख रहा होगा, इसकी तरफ ये दिख रहा होगा, तो ये आपके क्या बन गए, ये आपके, इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। और एक्चुअल में जो हम लोग कहानी गाने वाले हैं इसके अंदर, वो न्यूमैन प्रोजेक्शन के ऊपर करने वाले हैं, वो सारा कुछ आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन के ऊपर डील किया जाएगा। तो अगर आप देखोगे यहां पे, ये मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बना देता हूं, जैसे ये बनाया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये मेरे पास है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना पीछे वाले को रोटेशन दे रहा हूं 60, तो बैक साइड वाले को, बैक साइड 60 डिग्री मैंने प्लस में रोटेट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये तो सामने वाला तो एज इट इज है, पीछे वाले घूम गए 60 पे, तो ये 60, ये 60, ये 60, ये हमारे पास फॉर्म आ गई। तो अगर आपके यहां पे जब एक दूसरे के पीछे होते हैं तो रिपल्शन ज्यादा है, बॉन्ड पे रिपल्शन आती है, जिसको वैन डर वाल्स रिपल्शन बोलते हैं। और इस ग्रुप की इस ग्रुप से, इसको टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं, वैसे बड़े ग्रुप्स पे आती है, पर चलो, अगर बड़े ग्रुप्स की आती है तो उसको टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं, और अगर आपके पास बॉन्ड बॉन्ड के आते हैं उसको वैन डर वाल्स बोलते हैं। ये जब सारे एक दूसरे के अगल बगल होते हैं, इसको बोला जाता है एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। और अगर आपका एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो पॉसिबल है वो है, तो इसको बोला जाएगा स्टैगर्ड फॉर्म। तो दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। एक्लिप्स को मैं ई बोल देता हूं, स्टैगर्ड को मैं एस बोल देता हूं। तो आपको दिख ही रहा होगा, यहां सब बगल बगल में है, रिपल्शन ज्यादा होंगे, तो ये जो होगा दिस इज लेस स्टेबल, यस, क्योंकि इसके अंदर जो रिपल्शन है ज्यादा, तो ये अपन बोल देंगे कि एक्लिप्स के अंदर आपका वैन डर वाल्स रिपल्शन एक्लिप्स की ज्यादा है स्टैगर्ड से, और टॉर्शनल स्ट्रेन भी अपन बोलेंगे एक्लिप्स का ज्यादा है स्टैगर्ड से। अपन ये सीधा सीधा बोल सकते क्योंकि ये पास पास है सारा कुछ, ठीक है। तो अगर मैं अरेंज इसका एंगल की बात करूं, ये जो एंगल होता है ना इनके बीच का, ये जो एंगल होता है, दिस एंगल, जैसे यहां पे कितना एंगल आ रहा है, 60 डिग्री का आ रहा है, इसको बोला जाता है डाइहेड्रल एंगल, दिस इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। और इसी तरह से होगा, अगर इसको फिर मैं घुमाऊं, फिर से मैं अगर इसको इसी को +60 रोटेशन दूं, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो बात वही है, तो ये घूम भटकता रहता है। तो शुरू में अगर आपने एक्लिप्स से शुरू करा, ये एनर्जी है, दिस इज एनर्जी, एनर्जी वर्सेस एंगल, तो ये मैंने प्लॉट किया, ठीक है। तो ये मैं ऐसे कर देता हूं, 60 डिग्रीज डाइहेड्रल एंगल, ये मैंने प्लॉट कर दिया। तो ध्यान रखना है, अगर यहां पे ग्राफ जो है ये एनर्जी वर्सेस एंगल का है, तो एक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा होगी, तो जब मैंने 60 पे आया तो स्टैगर्ड बन गया, फिर ये 120 पे एक्लिप्स बन गया, फिर ये 180 पे ये बन गया, फिर ये एक्लिप्स बन गया, फिर ये क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड आ गया, फिर ये क्या हो गया, एक्लिप्स हो गया, फिर ये स्टैगर्ड हो गया। तो इस तरह से ये चलती रहती है कहानी कि एक्लिप्स स्टैगर्ड, एक्लिप्स स्टैगर्ड, एक्लिप्स स्टैगर्ड। एक्लिप्स पे जो है बर्बादी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम है, एनर्जी ज्यादा है, और स्टैगर्ड पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, एनर्जी कम है, ठीक है। इस तरह से चलता है। और अगर ये क्लियर हो गया तो ब्यूटेन में क्या होगा, इस इथेन और ब्यूटेन में फर्क सिर्फ इतना है कि एक हाइड्रोजन की जगह पे तुमने मिथाइल ग्रुप ले आना है, बाकी सब कुछ सेम है। अब ये 100 हर्ट्ज है, यहां से देखोगे, ठीक है। तो अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मिथाइल, देखो जरा, सामने मिथाइल, इथे हाइड्रोजन, इथे हाइड्रोजन, पीछे वाले में देखेंगे मिथाइल, तो नीचे मिथाइल लगा हुआ है, ऐसे मैंने मिथाइल लगा दिया, इधर मेरा हाइड्रोजन, इधर मेरा हाइड्रोजन, ये मेरे पास दिख रहे हैं मुझे, ये मेरा बन गया न्यूमैन। और इसी न्यूमैन से शुरू करूंगा, ध्यान से सुनना। जब एकदम बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के पीछे होते हैं, इसको अब बोलेंगे हम लोग फुली एक्लिप्स्ड। तो बड़े बड़े ग्रुप से शुरू कर रहे हैं, तो ये फुली एक्लिप्स फॉर्म थी, ये मेरे पास फुली एक्लिप्स फॉर्म है, यहां से शुरू किया मैंने। अब रोटेट करो, पीछे वाले को रोटेट कर रहा हूं, पीछे वाले को मैंने 60 रोटेट किया, तो ये कुछ ऐसे आता है। जब आपके ग्रुप्स के बीच में 60 डिग्री का गैप आता है, इसको बोलेंगे गॉश। फिर मैंने इसको पीछे वाले को 60 घुमाया, तो ये ऐसे ऐसे दिखेगा। अब ग्रुप्स तो एक दूसरे के पीछे हैं, पर बड़ा ग्रुप छोटे ग्रुप के पीछे है, बड़ा ग्रुप छोटे ग्रुप के पीछे, इसको बोलेंगे पार्शियली एक्लिप्स। फिर पीछे वाले को घुमाओ तो ये कुछ ऐसा आएगा, इसको क्या बोलेंगे, अब बड़े ग्रुप एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड, या कुछ लोग इसको एंटी भी बोलते हैं, ठीक है।
फिर आपने घुमाया पीछे वाले को, तो अब भी क्या हो जाएगा, पास पास आने लग गए, लेकिन अभी भी बड़े ग्रुप से एक दूसरे के पास नहीं है। अगेन दिस इज पार्शली एक्लिप्स्ड। फिर पीछे वाले को घुमाओगे 60, तो आपके पास क्या आ जाएगा, गॉश आ जाएगा। और यहां पे अगेन आपका लास्ट वाले को इसको फिर से घुमाओगे, गॉश क्यों, क्योंकि 60 डिग्री एंगल आ रहा है इनके बीच में। फिर आप इसको घुमाओगे तो आपको फुल इक्लिप्स फॉर्म मिल जाएगी। तो बात आ जाती है स्टेबिलिटी की। सबसे बर्बाद अगर तुम देखोगे तो वो फुली क्लिप्स होगा, क्योंकि सबसे बड़े बड़े ग्रुप्स, इसमें भयंकर टॉर्शनल स्ट्रेन होगा, भयंकर बॉन्ड पे रिपल्शन होगा, भयंकर वैन डेर वाल्स स्ट्रेन होगा। तो ये सबसे बर्बाद है। और जब इनको तुम मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखोगे तो दिस इज मोस्ट स्टेबल, स्टैगर्ड मोस्ट स्टेबल होगा, एंड ये फुली क्लिप्स मोस्ट अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसमें बड़े ग्रुप्स पास पास हैं। तो यहां पे जब आप अरेंजमेंट लिखने जाओगे तो फुली क्लिप्स तो सबसे बर्बाद है। तो ये क्या करता है, यहां से शुरू होगा, ठीक है। फुली क्लिप्स से शुरू करा, गॉश पे आया, गॉश यहां पे, क्योंकि अब ये अरेंजमेंट दिख रहा है ना कि फुली क्लिप्स से की बर्बादी सबसे ये सबसे ज्यादा स्टैगर्ड स्टेबल होगा, फिर गॉश, फिर पार्शियल क्लिप्स, फिर फुली क्लिप्स। ये ऑर्डर भी आपको दिख रहा है। तो जो फुली क्लिप्स है यहां से शुरू हुआ, पहले बनाया गॉश, तो 60 डिग्री पे क्या आएगा, गॉश आएगा, तो ये अरेंजमेंट यहां पे आया। फिर गॉश से बना पार्शियल क्लिप्स, तो ये 120 पे उठेगा। फिर आपका बना पार्शियल क्लिप्स से स्टैगर्ड, तो ये 180 पे पूरा गिरेगा, तो 180 आपका यहां पे आ गया। फिर 180 से क्या होगा, यहां से पार्शियल क्लिप्स, तो ये फिर उठेगा 240 पे जाएगा, पार्शियल क्लिप्स पे यहां पहुंच गया। फिर कहां गया, गॉश पे, तो फिर ये थोड़ा सा गिरेगा यहां पे, और फिर ये उठेगा आपका यहां पे। तो ये अरेंजमेंट किसका हो जाएगा, ये अरेंजमेंट हो जाएगा एनर्जी वर्सेस डाइहेड्रल एंगल फॉर ब्यूटेन, ठीक है। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सबसे ज्यादा स्टेबल आपका स्टैगर्ड होगा, फिर गॉश, फिर पार्शियल इक्लिप्स, फिर फुल इक्लिप्स, ये आपका ऑर्डर रहेगा। एक स्पेशल केस हो जाता है जिसमें गॉश जो होता है वो स्टैगर्ड से ज्यादा स्टेबल हो जाए, दिस इज पॉसिबल। कभी कभी ये स्पेशल केस है, ध्यान रखना, दिस इज स्पेशल केस। कौन सा, जिसमें गॉश जो है वो आपका स्टैगर्ड से ज्यादा स्टेबल हो जाए, बाकी तो सेम ही एज इट इज, आगे सेम है, पर गॉश आपका स्टैगर्ड से स्टेबल हो सकता है। कब, जब आपके पास पॉसिबिलिटी हो किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो अगर आपकी पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, जैसे ये केस दिखाता हूं आपको मैं, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, जैसे यहां पे हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, लेकिन होता कब है, गॉश में, स्टैगर्ड में नहीं होती। स्टैगर्ड में यहां पे हम लोग बोलेंगे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई स्कोप नहीं है, नो एच बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या करना पड़ता है, गॉश पोजीशन पे आना पड़ता है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो गॉश पोजीशन पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है गॉश पोजीशन पे, तो हम बोलेंगे कि आपकी जो गॉश की स्टेबिलिटी है वो स्टैगर्ड से क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दे एट योर गॉश पोजीशन, ठीक है, बस ये एक पॉसिबिलिटी याद रखना। इसके अलावा अब आते हैं कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स, एंड इसके बाद हम लोग इसको करते हैं दी एंड। यस, देखो भाई, साइक्लोहेक्सेन जो होता है, ध्यान रखने वाली बात है, इसमें ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये चेयर फॉर्म ऐसी दिखती है, ये एक फ्लिप मारती है, इसको बोलते हैं फ्लिपिंग। तो फ्लिप करती है, ठीक है, फ्लिप करती है तो ये हाफ चेयर में आ जाती है, ये फॉर्म ऐसे दिखती है। ये फ्लिप करती है तो ट्विस्ट बोट हो जाता है, ट्विस्ट बोट फ्लिप करता है तो बॉट बनता है, बॉट से फिर ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट से फिर हाफ चेयर, हाफ चेयर से दोबारा चेयर। ये और ये आपकी अलग टाइप की चेयर होती है। और इसी तरह से ना पूरे का पूरा साइक्लोहेक्सेन घूमता रहता है, जैसे हमने अभी प्रोजेक्शन करे, कंफर्मेशंस करे, ये साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मेशंस हैं। हमको बस इसकी एनर्जी का ऑर्डर डायरेक्ट याद रखना है। वो ऑर्डर ये होता है, चेयर सबसे स्टेबल होती है, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बॉट, फिर हाफ चेयर, ये हमको ऑर्डर याद रखना है। और ये इसका ग्राफ कुछ एनर्जी का इस प्रकार का आपका आता है, ये आपके सामने है। इसके साथ अब हम लोग एंड करते हैं आज का डिस्कशन, दैट इज ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म। उम्मीद करते हैं अब आपका आइसोमेरिज्म वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आपका रहेगा हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।